मैसेज आएगा बताना। हाँ सुमित। हाँ दादा। ओके ठीक है सर। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली सर हम लोग किस लिए मिले हैं? सर हम लोग इसलिए मिले हैं ताकि हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव का पढ़ाई कर सके। क्या पढ़ाई कर सके? फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव। बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव का पार्ट है, वन ऑफ दी हार्डकोर पार्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ऐसे आप लोग बहुत नाम सुने होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, सुना है कि नहीं? ईशा, प्रिया, आप लोग तो सुनते ही हाँ हो। सर, सुने तो है। हाँ सुने तो हैं ठीक है। चलो अब सुनने जो सुना है अब उसको धीरे धीरे हकीकत में बदलना है, ठीक है, ताकि वो सिर्फ सुना ना रह जाए। ठीक है सर। तो बेसिकली मैं थोड़ा ईशा के लिए इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि फ्यूचर क्या है, एक बेसिक चीज़ है और आप लोगों का भी थोड़ा रिविजन हो जाएगा। सर इतना समझो कि फ्यूचर मार्केट इज लाइक कि अगर आज, ठीक है, अगर आज आप मार्केट में कोई स्टॉक देखते हो, ठीक है, कोई भी शेयर, ठीक है, जो डे टू डे ट्रेडिंग में यूज होता है। अच्छा यहाँ पर एक बात करना चाहिए सर, जैसे कि मैं कल से टेक्निकल के भी न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहता है ताकि वो स्पॉट मार्केट, ठीक है, जैसे ये फ्यूचर मार्केट का बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं, और एक प्रेजेंट मार्केट भी होता है ना। तो प्रेजेंट मार्केट मतलब जो डे टू डे मार्केट होता है, उस मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना होता है। सर तो फिर डे टू डे मार्केट और फ्यूचर मार्केट में फर्क क्या है? सर फ्यूचर मार्केट और डे टू डे मार्केट सिमिलर पैरामीटर में चलता है, बट थोड़ा अलग है। अलग क्यों? यहाँ पर अ, पैसा डालने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में फ्यूचर मार्केट चलता है, टेक्निकल मार्केट मतलब लाइक प्रेजेंट मार्केट उस हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्यूचर मार्केट में आपको लमसम अमाउंट लेके आना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बेसिस में होता है। प्रेजेंट मार्केट में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सिस्टम नहीं होता, आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक में खरीदारी करो और बेचो अपने हिसाब से। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे ना, तो उनको धीरे धीरे स्पॉट मार्केट या प्रेजेंट मार्केट कैसे काम करता है उसको भी कॉन्करेंटली पता चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है, ठीक है, ये कैसे समझ में आएगा? सर एक सिंपल सा जैसे कि मैं आपको काफी दिनों से लास्ट 2-3 से कुछ चीजें बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ईशा के लिए बता देता हूँ। ईशा स्क्रीन दिख रहा है सबको? नॉट जस्ट ईशा, सभी को हाँ पूछ रहा सर। हूँ। ओके। अच्छा बाकी लोगों ने किया इसलिए मैं थोड़ा ईशा का नाम लेके बता रहा हूँ। यस सर। यस प्रिया, यस आई नो। अच्छा तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर मार्केट जो है सर, ये फ्यूचर मार्केट जो है ये बेसिकली इन सिंपल कैसे काम करता है। तो इसके अंदर ना बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग दो कारण से ये पढ़ाई कर रहे हैं, एक जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, और दूसरा जिसको एनआईएसएम क्रैक करके मार्केट में जाके कंपनी के लिए एडवाइजर बनना है ना, मतलब बेसिकली जॉब पर्पस, ठीक है। तो इक्विटी एडवाइजर पर्पस के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हो, काफ़ी डिमांडिंग है। और दूसरा आप खुद के लिए भी, जो लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के मार्केट में कमाना चाहता है, वो कर सकता है, ठीक है। तो दो पर्पस है इक्विटी डेरिवेटिव का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। दो कॉन्सेप्ट में चलता है। हाँ, इसका सिलेबस स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारा का सारा एनआईएसएम सिलेबस स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग क्लास में शेयर किया, ठीक है, मतलब बेसिकली डिस्कस किया। तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा, मैं सारा चीज़ बता के रखा, ठीक है। और कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, वो भी मैंने बता के रखा। तो उसको लेके चिंता का बात नहीं है, मैं धीरे धीरे क्लास में बात करते रहूँगा, ठीक है। तो ये एनआईएसएम सिलेबस को भी मैंने बता के रखा। तो हम लोग का काम दो है सर, एनआईएसएम सिलेबस के हिसाब से भी चलना है, ठीक है, जैसे कि आप बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया। इंडेक्स के बारे में अभी तक मैंने बातचीत स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग एनआईएसएम के हिसाब से अगर बात करो तो हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, सिर्फ इंट्रो नहीं, हम लोग तो डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन भले ही बोल रहा है, बट हम लोग डेप्थ में ही बात करेंगे, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर्स क्या है, तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के लिए हम लोग अपने नोट से लास्ट 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं सब। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट दिखाई दे रहा है सर? हेलो? यस सर। है ना? तो ये फॉरवर्ड मार्केट मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला। फिर नेक्स्ट क्लास में भी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच में डिफरेंस बोला। आप देखिएगा वहां पर मैंने फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर का डिफरेंस बोल के ही लिख के रखा है, बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर का एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस जानना जरूरी है। और फिर स्टार्ट होता है जिसका सबको इंतजार है, दैट इज फ्यूचर ट्रेड।
जो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीक में, लेकिन आज हम लोग फ्यूचर ट्रेड में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये फ्यूचर मार्केट में ऑलमोस्ट 14-15 टॉपिक्स है। इसके बाद ऑप्शन मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर 24-25 टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी हार्डकोर एरिया में कोशिश करेंगे सीखने का, ताकि आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल कर पाओ, ठीक है। ये मेरा इच्छा है, बाकी आप लोगों का पेशेंस और सीखने का इच्छा दोनों मिल जाए तो बात बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, रही बात सर फॉरवर्ड क्या है और फ्यूचर क्या है, एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार रिकॉल करा देता हूँ, 2 मिनट में फटाफट सुन लो, ठीक है। सर फॉरवर्ड मार्केट क्या है, ऐसे ये इमेज से आपको बहुत बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये चीज मैंने फर्स्ट दिन भी बोला था, मैं फिर से एक बार इसलिए बोल रहा हूँ, जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए। लास्ट वीक हम लोग जो डिस्कशंस किए थे उसको रिकॉल कर रहे हैं, फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर। सुमित को याद होगा, स्वीकौत, प्रिया को भी याद होगा। सर फॉरवर्ड मार्केट क्या है बता सकते हो आप लोग, फॉरवर्ड और फ्यूचर হ্যাঁ में দাদা, क्या डिफरेंस है? हाँ बोल सुमित बोल। ফরওয়ার্ড হচ্ছে দাদা বেসিক্যালি যে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমি ধরো 3 মাসের কোনো এগ্রিমেন্ট করছি বা 1 মাসের এগ্রিমেন্ট করছি, তো ओके আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমি ফেটের কোনো টোকেন মানি বা কিছু দিচ্ছি না বেসিক্যালি। তো সেটা ओके মানে 3 মাস বাদে বা 1 মাস বাদে যেই আজকের ডেটে যেই রেটটা চলছে, যেমন গোল্ডের ক্ষেত্রে যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল, যে এগ্রিমেন্টে যেই প্রাইসে চলছে সেই প্রাইসেই আমি 3 মাস বাদে সেই সেম প্রাইসে কিনবো, কিন্তু এগ্রিমেন্টটা আগে করছি, সেটাকে বলছে ओके ফরওয়ার্ড। আর এই মার্কেটের মধ্যে বেসিক্যালি কিছু মানে যেমন হচ্ছে কি তোমার ওটিসি ওভার দ্য কাউন্টার বা তোমার হচ্ছে বেসিক্যালি আরো কিছু লিকুইডিটি রিস্ক আছে। তো সেই কারণে এইটাকে আরো আপডেট ভার্সনে নিয়ে এসেছে, সেটাকেই বলছে ফিউচার কন্ট্রাক্ট। चलो, सुमित ने जो बोला एकदम बेसिकली जो लीगल कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया सुमित ने, सही बोला सुमित। तो ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बेसिक चर्चा करें तो सिंपल ये हो जाता है कि सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल है, ठीक है। ईशा थोड़ा सुन ले 2 मिनट तो, ये हाँ हाँ सर ट्रेडिशनल सुन। ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न है। सर ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्यों? सर फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों बात एक ही तरह का नहीं लग रहा है। हेलो, हाँ हम सर। आगे हम आगे देखेंगे, हम फ्यूचर में देखेंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहा ना, लेकिन फिर भी मार्केट इसको फॉरवर्ड मार्केट भी कहते हैं और एक बार फ्यूचर फ्यूचर मार्केट भी कह रहा है, दोनों में ट्रेड होता है। अब ये सब ट्रेड तो मैं प्रैक्टिकली आज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये कैसे कैसे होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो सभी आज का डिस्कशन पॉइंट वही है। लेकिन मैं थोड़ा सा पुराना क्लास लास्ट वीक का डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि ट्रेडिशनल और फॉरवर्ड, ट्रेडिशन बेसिकली फॉरवर्ड जो है वो ट्रेडिशनल है, फ्यूचर जो है वो मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। फ्यूचर मार्केट से भी कंट्रोल होकर चलता है, ठीक है, और फॉरवर्ड मार्केट का कोई एज सच कंट्रोल नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में, इन आवर कंट्री इंडिया में काफी पुराना है। मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सुन के ऐसा लग रहा होगा कि बहुत नया कुछ है, सेबी ने या स्टॉक मार्केट ने कुछ खास कर दिया। नहीं सर, कुछ खास नहीं किया, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये पहले देखा जाता था कहाँ पर, इसके इसके बारे में इंडिया में सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था प्रमाण के हिसाब से? सर प्रूव है कि अगर आप लोग आचार्य चाणक्य के नाम तो सुने होंगे। हेलो, अरे चाणक्य का नाम तो सुने होंगे, अरे बोलो सर। हाँ सर। नहीं। है ना, चाणक्य, आचार्य चाणक्य का नाम नहीं सुने सर? क्या बात करते हो सर। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का। হ্যালো, हाँ बोलो सर। हाँ सर। বলছি মানে এই চাণক্যর মানে 12th সেঞ্চুরির আগেও তো মানে মোটামুটি চাণক্য ছিল নাকি? তারপরে चाणक्य 12th সেঞ্চুরি। चाणक्य इज 375 BC, दैट मीन्स 20 मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से और भी 400 साल पहले, मतलब जीसस का जन्म हुआ তার মানে 2024 साल, ठीक है। तो তার মানে 2000, এইটাকে মডিফাই করে আবার 12th সেঞ্চুরিতে তোমার ইউরোপিয়ান ট্রেড ফেয়ার থেকে আবার নতুন করে ফরেন যে তোমার মনেস্ট্রি রয়েছে সেটাতে প্রথম ট্রেড নিয়েছিল। एग्जैक्टली, ठीक है। दीज आर वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया, ठीक है। आप ये अर्थशास्त्र के रचयिता है, ठीक है। भारत में जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सम्राट अशोक, हम लोग बात बात में अशोक चक्र, अशोक स्तंभा का बात करते हैं। तो जो अशोक, जो सम्राट अशोक जो थे, ठीक है, जो मगध या पूरा भारत का वन इंडिया का जो किंग मेकर थे, ठीक है। अलेक्जेंडर को जिसने भारत से भगाया था, ये सब हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो ठीक से तो जानना चाहिए, बिकॉज इनके ऊपर बेस करके भारत का बहुत कुछ डिपेंड करता है सर।
कभी पार्लियामेंट जाओगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को देख के जाओगे, और पार्लियामेंट के आसपास में जिधर देखोगे सिर्फ सम्राट अशोका दिखेगा आपको। ठीक है, सो ठीक है, मैं अभी ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतिहास मेरा बहुत ही फेवरेट है। अगर बोलना चालू करूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे सर इतिहास मत बोलो इतना। तो सर मैं चाणक्य के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर ये अपने राज्य के लिए, मतलब अपने देश में किसानों के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता था। हाँ सर, तभी मैंने बात उठाया। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसानों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता था, ये चीज आज भी लागू है। रिसेंटली आप लोग एग्रीकल्चर फार्म बिल के बारे में रिसेंटली गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा झमेला हुआ। गवर्नमेंट ने फार्म हाँ बिल लाने का कोशिश किया, बाद में गवर्नमेंट को विथड्रॉल करना पड़ा, रिपील करने के लिए बोला। ठीक है, वो उठा लिया अभी। ठीक है, बहुत ज्यादा झमेला हो रहा था। अब ये जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कर रहा था वो बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो चाणक्य आज से 2500 साल पहले, जब जीसस का भी जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, मतलब इस्लामिक कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था दुनिया में, तब तब से ये इतना कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर था। ठीक है सर, क्या होता था उस टाइम पे? सर उस टाइम पे ये होता था, चाणक्य इतना दूर का सोच पाते थे जो आज के डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग सोचते हैं हम लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मॉडर्न हम पहले भी थे, उल्टा सोचना ये पड़ेगा कि आज हम लोग कितना मॉडर्न सोच रख सकते हैं। सर फार्मर्स का सिचुएशन हमारे देश में कितना अच्छा है, आप लोगों को क्या लगता है? जल्दी बोलना। बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है? अरे बोलो सर, सर, जो कॉमन पहले से तो सेंस। इम्प्रूव हुआ है। आम, अगर आम नजर से बोलो कि फार्मर्स हमारे देश में रिच है, मतलब स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नहीं है सर, लड़खड़ा हालत में ही है, मानना पड़ेगा बात। जो है वो है। ठीक है, जो है वो है। ठीक है, अब फार्मर्स का चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स को? फार्मर सुसाइड 2010-11 के दौरान जिस तरह का फार्मर सुसाइड होता था उससे कम हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फार्मर्स बहुत अच्छा हालत में आ गया है। अच्छा हालत में आने के लिए एक फार्मर्स को एक बिजनेसमैन होना पड़ेगा। लेकिन सर फार्मर्स कैसे बिजनेसमैन होगा? सर ये तो इतना नॉलेज नहीं रखता, मार्केट नॉलेज इतना है नहीं इनको, इनको बस फसल उगाना आता है ना। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था पुराने टाइम पे भी और आज के दौर पे भी। ठीक है, 2022 में जो बात मैं कर रहा हूँ आपसे, यही बात चाणक्य के टाइम पे, अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किसान को लेके प्रॉब्लम था। किसान अपना प्रोडक्ट का सही दाम नहीं लगा सकता था। ठीक है, बीच में दलाल वगैरह, ब्रोकर्स वगैरह आ जाता था, जिसको हम लोग फोड़े बोलते हैं आज के डेट में। इनके थ्रू से मार्केट में प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, तो इनका प्रॉफिट प्रॉपरली कुछ रहता नहीं है, सारा का सारा पैसा बीच वाले लेके चले जाते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कभी कभी सब्सिडी से, मतलब इनको सब्सिडी दे रहा है, ये फसल उगा रहा है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब सरकार को, सरकार के रेट में प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, सरकार अपना एक रेट दे रहा है, उसी रेट में मंडी में जाके प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, अपना कोई रेट नहीं लगा रहा है, मतलब इसके पास अपना बार्गेनिंग पावर नहीं है। अब मेरा बात समझ पा रहे सर? इसके पास अपना बार्गेनिंग पावर नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, पुराने जमाने में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, आज भी होता है। से फॉर एग्जाम्पल ये जमीन आपका है, ध्यान से सुनना बात, इसमें जितना फसल बनेगा, ये एक फसल बनने में 2-3 महीना समय लगता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ 3 मंथ्स लेटर आपका ये फसल बन जाएगा। आप ये हो, ठीक है, दिस दिस फार्मर्स, ठीक है, ये आप हो। अब इसमें जितना आप नारियल का पेड़ वगैरह देख रहे हो, देख पा रहे हैं ना सर? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें जितना नारियल होगा या जितना सब्जी उगेगा, ये सब आपका ही है। अब आपको ये बेचना है, आपको ये बेचना है। लेकिन सर 3 महीने बाद आपके साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फाइनलाइज होगा। पॉइंट बी नोटेड सर, फटाफट सुनो, मैं आपको सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा फॉरवर्ड या फ्यूचर क्या है। अब मानो कि इसमें से जितना नारियल निकलेगा, ठीक है, जितना कोकोनट यहाँ से आएगा, ठीक है, या जितना, ये कौन सा सब्जी है आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे पंपकिन है, पंपकिन या बिटर गोर्ड, आई थिंक झींगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, आई डोंट नो सर, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, बट ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो जो भी वेजिटेबल्स यहाँ पर आप बनाओगे और जो भी कोकोनट आपका यहाँ बनेगा, इसका एक मार्केट प्राइस है सर। ठीक है, और इसको बनाने के लिए आपका कुछ कॉस्टिंग पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मतलब मेरा, मैं कोई बड़ा कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया। ठीक है, अब आपका मान लो कॉस्टिंग पड़ गया इस जमीन पे प्रोडक्ट को बनाने में
बीज लगाने में, फसल उगाने में। से फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का खर्चा किया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और आप चाहते हो कि कम से कम 1 लाख लगाया, कम से कम 1.5 लाख आ जाए, ठीक है, बिकॉज 3-4 महीने में एक ही बार तो होता है, तो कम से कम 1 लाख में बनाएंगे तो 1.5 लाख में अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन 3 मंथ्स लैटर क्या होगा आपको नहीं पता, फसल उगेगा, बारिश ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हो सकता है बहुत ज्यादा रेन हो गया, आपका ये जो वेजिटेबल्स है वो नहीं हुआ, या फिर या तो टू मच रेन या तो टू मच ड्रॉट। हेलो सर, टू मच रेन भी हो सकता है, टू मच ड्रॉट भी हो सकता है, बिकॉज आप तो नेचर से कनेक्टेड हो, या फिर किसी कारण से सरकार की तरफ से आपको जो सब्सिडी मिलने वाला था, सरकार ने वादा किया था, दिया नहीं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, देयर मे बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो 3 मंथ्स लैटर क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। आप सच में आपका 1 लाख का चीज 1.5 लाख में बेच पाओगे कि नहीं पाओगे, ये एक क्या है सर, ये एक अनसर्टेनिटी है। यस और नो, प्लीज टेल मी सर। यस सर, होगा कि नहीं पता नहीं आगे। हाँ, आगे क्या होगा पता नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन 1 लाख का चीज मेरा टारगेट है एज ए फार्मर्स की 1.5 लाख में बेचना है, बट मेरा ये टारगेट फुलफिल होगा कि नहीं होगा इसको लेके मैं सर्टेन नहीं हूँ। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है सर, प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए चाणक्य क्या करते थे, फार्मर्स को बोलते थे कि ठीक है, आपको चिंता है कि आपका फसल मार्केट में क्या दाम में बिकेगा नहीं बिकेगा, ठीक है, ऐसे चाणक्य बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मस्ट स्टडी चाणक्य, ठीक है, चाणक्य स्टडी नहीं करोगे तो जिंदगी में बहुत सारा चीज आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों का गलती नहीं है, हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें हमारे भारत का जो प्राइड है ना, उनके बारे में हम लोग को बताया नहीं जाता है। हम लोग रशियंस के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है, हम लोग चाइना के बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है, हम लोग इस्लामिक नेशंस के बारे में ज्यादा जानते हैं, बट अपने बारे में ज्यादा नहीं जानते, ये हमारा दुख का बात है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब चाणक्य ने इसको क्या किया, 1 लाख का चीज इनको बोला ठीक है भाई तुम एक काम करो, तुमसे मैं ये प्रोडक्ट 1,30,000 में ले लेता हूँ, ठीक है। सर, चाणक्य तो घोटाला कर दिया। सर घोटाला कहाँ किया, आपको 1.5 लाख का टारगेट जरूर था, हो सकता है कि आप 1.5 लाख में बेचते, लेकिन आप तो अनसर्टेन हो सर, आपको पता नहीं है कि आपको फ्यूचर में क्या होगा, आप लॉस खा जाओगे तो फिर सुसाइड कर लोगे, है ना। हो सकता है कि आपको 1 लाख भी ना मिले, हो सकता है कि आपको 90,000 में बेचना पड़े। कई बार होता है फार्मर सुसाइड इसीलिए करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते सुसाइड फार्मर्स, बोलो ना। हाँ। तो क्यों करते हैं, जो 1 लाख लिया था वो लोन से लिया था, 1 लाख का चीज जब 80,000 में बेचना पड़ा तो 20,000 का ऐसे ही घाटा, ऊपर से लोन का इंटरेस्ट नहीं भर पाएगा तो फिर मुश्किल में आ जाएगा, और उतना एडुकेशन नहीं है, मूर्ख के कारण वो सुसाइड कर लेता है प्रेशर में आके, ऐसे इलिटरेट होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, साथ में फैमिली प्रेशर्स, है ना, सब कुछ झगड़ा झाटी से कर लिया सुसाइड। ये प्रॉब्लम आज भी है, पुराने जमाने में भी होता था। अब प्रॉब्लम क्या है, तो चाणक्य ने इससे किस तरह का डील कर लिया सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना। चाणक्य इनसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 लाख का इनका खर्चा रहा, तो 1 लाख का चीज अगर ये 1,30,000 में आज बेच देता है, आज मानो 24 मई है, ठीक है, और ये फसल बनेगा, फसल कंप्लीट होगा मानो 24 मई जून जुलाई अगस्त को, 24 हाँ अगस्त 2022 में, 3 मंथ्स लैटर अनसर्टेनिटी को चाणक्य ने आज खरीद लिया, कितने दाम में, 1,30,000 में। इसमें चाणक्य क्या किया, सरकार को फायदा कर दिया और फार्मर्स को बचा लिया। फार्मर्स को जो डर है, हाँ फार्मर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकता था वो नहीं कर पाया, लेकिन फार्मर्स को वो बचा दिया। ये सुन लो, हाँ 30 सर। है ना, 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में 50,000 मिले, मतलब और 20,000 एक्स्ट्रा मिले, वो शायद इनको नहीं मिला, लेकिन वो भी इनके पास चांसेस है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों होता है। अब आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप आज कॉन्ट्रैक्ट करो आज के रेट में, जैसे आज का क्या रेट दिया, 1,30,000 का रेट दिया, इस दाम में नक्की कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर दाम पे मतलब 24 अगस्त में मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप खरीद सकते हो, वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फ्यूचर में आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ये मेरा। अब इसमें कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे चाणक्य के लिए क्या प्रॉब्लम है, चाणक्य ने आज इनसे 1,30,000 लिया, ठीक है,
चाणक्य ने एज ए मतलब वो राजा की तरफ से बात कर रहा है, एक्चुअली वो नहीं चाहता था, उनका पॉलिसी होता था। चाणक्य बेसिकली पॉलिसी मेकर्स। तो चाणक्य बोल रहे ठीक है फार्मर से 1,30,000 से खरीद लो, लेकिन बाद में पता चलता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया है, भारत का दूसरे राज्य ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो मार्केट भाव 1,30,000 नहीं है, 1,20,000 है। ठीक है, तो चाणक्य को 10,000 लॉस है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में चाणक्य सही होता था। आप समझ रहे हो सर? 3 महीने बाद हो सकता है कि मार्केट प्राइस 1,30,000 से भी कम आ गया, बहुत ज्यादा सप्लाई के कारण। आप मेरा बात समझ रहे हो ना सर? जब मार्केट में सप्लाई सर बढ़ पहले जाता से है, वो प्रेडिक्ट कर लेता था। हाँ ये प्रेडिक्शन पे चल रहा है ना, वही तो, प्रेडिक्शन गलत भी तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी गलत भी तो हो सकता है। मतलब हाँ चाणक्य ने 1,30,000 पे आज चूज कर लिया, फार्मर से खरीद लिया, लेकिन मार्केट में बाद में पता चल रहा है कि मार्केट में प्राइस इससे कम है जब 24 अगस्त आया, तो फिर 1,30,000 से जो वो खरीदा था वो तो लॉस है उसका, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस तो 1,20,000 ही है। चाणक्य की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, मतलब राजा की तरफ से, ठीक है, किंग की तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब पुराने जमाने में। आज के डेट में ये इंडिविजुअली होता है। पेप्सी कोको कोला चिप्स वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जानते हैं आप लोग? हेलो, हमारे देश में जो आलू उगाते नहीं हैं, ও হুগলি হুগলি ডিস্ট্রিক্টে তো এটাই চলে हाँ বেসিক্যালি। सर, हाँ सर, ठीक है, ये जो लेज कुरकुरे वाले जो है ना सर, उसमें लेज वाले का बात कर रहा हूँ। कुरकुरे वाले भी भुट्टा के साथ करते हैं, कुरकुरे पे भुट्टा वगैरह होता है, ठीक है, कॉर्न वगैरह से करता है वो। तो आलू का एक अलग ही दाम होता है सर। लेज वाले को मतलब कंपनी जो है सर, वो पेप्सी कोको कोला के साथ ब्रांडिंग करके फ्रूटोले वगैरह, ठीक है, वो क्या करेगा, फार्मर्स के पास जाएगा, आलू जो बनेगा वो पहले से दाम में खरीद लेता है। इससे फार्मर्स का क्या है, फार्मर्स को इतना पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट तो पक्का है। अच्छा, फार्मर्स को भी लॉस हो सकता है, ठीक है, फार्मर्स को भी लॉस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो रिसेंट ट्रेंड में जो एग्रीमेंट एक्चुअली फार्म बिल ला रहा था, इसमें यही करने का कोशिश कर रहा था। ऑलरेडी पंजाब हरियाणा साइड में जो थोड़ा रिच एग्री मतलब फार्मर्स है, वो ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, वो ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। लेकिन जब ये बात पूरा भारत में लगाने का बात किया, तो पंजाब वाले गुस्सा हो गए, मोनोपोली खत्म हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स था सर, प्योर पॉलिटिक्स था। ठीक है, देखो आगे आगे कुछ तो हो जाएगा। ठीक है सर, मैं अभी হ্যালো, पॉलिटिकल, हाँ बोलो सर। এইটা পুরো দাদা এই নতুন যে বাজেটটা এলো না ফেব্রুয়ারি हम्म। মাসে, তো हम्म। এইটা পুরো ইলেকট্রিক ভেহিকেলসে পুরো ফেম হয়ে গেছে। হিউজ পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট তোমার টাটা মোটরস থেকে শুরু করে যে কটা অশোক লেল্যান্ড প্রতিটা কোম্পানিতে ঢুকে গেছে, জানে বাজেটে ইলেকট্রিক ভেহিকেল নিয়ে নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট আসবে, কিন্তু সরকার থেকে কোনো অ্যামেন্ডমেন্টই নিয়ে আসেনি। আবার কিছুদিন বাদে ইলেকট্রিক ভেহিকেলসের যে ফেয়ার গুলো মানে বেড়েছিল মোটর हम्म। কোম্পানিগুলো, সেগুলো हम्म। আবার হিউজ পরিমাণ লসে চলে গেছে। अच्छा, नहीं वो तो हो सकता है, देख कुछ तो प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन के बेसिस में मार्केट में ट्रेंड मतलब ट्रेडिंग भी होता है। হ্যাঁ, ठीक সে है, তো অবশ্যই, वो অবশ্যই। तो बताइए। तो बेसिकली প্রিয়া, প্রিয়া বুঝতে পারলি? আর একবার রিপিট করলাম এটা। সৈকত, সৈকতের আওয়াজ পাচ্ছি না, সৈকত ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার আমি শুধু একটা জায়গায় বুঝতে পারছি না, চাণক্য এটা কি করে লাভ করালো ফার্মারদের? লাভ কি করে করালো? আরে ফিউচারে হ্যাঁ, যদি, লাভটা কি হলো? আমাকে একটা কথা বল, जस्ट एक चीज बता मेरे को कि ये जो फार्मर्स है इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा था? 1 लाख। 1 लाख। तो चाणक्य इनसे 1,30,000 में ले रहा है, 30,000 प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ इसको? हाँ लेकिन फ्यूचर में मार्केट ওটা में, ওটা हाँ बोल। করেছে না, চাষ হওয়ার আগেই টাকাটা পে করে দিয়েছে। नहीं एग्रीकल्चर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया ना। ও एग्रीकल्चर, আচ্ছা। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के पहले ही, मतलब ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब अभी तक फ्रूट्स नहीं आया है, कोकोनट अभी भी नहीं पकड़ा है, तो पेड़ में अभी भी कोकोनट नहीं आया, वो फ्यूचर में आएगा। लेकिन चाणक्य इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि भाई फ्यूचर में, ठीक है, आज 24 मई है, तुमको 24 अगस्त में मैं 1,30,000 पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो भले ही इनका मार्केट में हो सकता है 24 अगस्त में मार्केट प्राइस 1.5 लाख चल रहा है, ठीक है, हो सकता है। तो फार्मर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, मार्जिनल प्रॉफिट से ही उसको खुश रहना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो नहीं कर पाएगा बिकॉज प्री कॉन्ट्रैक्ट है। चाणक्य को फायदा क्या है कि मार्केट में 1.5 लाख चल रहा था, वो सस्ता में खरीद लिया, चीप रेट में 1,30,000 में आज बाजी मार दिया।
या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारा सिनेरियोस हो सकता है ना, मार्केट में 1,30,000 की जगह 1,50,000 भी दाम चल सकता है, या 1,30,000 से दाम गिर के सर 1,00,000। अ, हाँ बोलो। पैसा कब पेमेंट करेगा? फसल खरीद मिलने के बाद? हाँ, जब फसल मिलेगा तब। ठीक है, अगर कुछ पहले फसल नहीं उबला तो तब क्या होगा? तब भी देना पड़ेगा, तब भी देना देना पड़ेगा? पड़ेगा। हाँ, तब भी देना पड़ेगा। ठीक है, ओ, उसको। यही तो लाभ है ना। ओके ओके, हाँ हाँ, आई गॉट इट, देना आई पड़ेगा, अंडरस्टैंड। देना पड़ेगा। ठीक है, वही तो है, तभी तो तभी तो फ्यूचर, नहीं तो किसान का क्या फायदा फिर। ठीक है, कुछ तो देना पड़ेगा, मतलब वो एक्चुअली देखो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1,30,000 का है, तो आपको कुछ मार्जिन जमा तो करना ही पड़ता है, जो आज के रेट में फ्यूचर मार्केट में होता है। ठीक है, तो मार्जिन जमा करो। मार्जिन मतलब 1,30,000 का कुछ 10% 20% कुछ तो जमा करके कॉन्ट्रैक्ट को दिखाओ, फिर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा बाकी पेमेंट कर देना, जिसको लाभ होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक फार्मर्स के साथ एक राजा का एग्रीमेंट था। राजा कभी भी अपने फार्मर्स को लॉस होने नहीं दे सकता है ना, क्या बोलते हो बोलो? क्या राजा कभी चाहेगा अपना फार्मर्स लॉस में चले जाए? नहीं। नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो वो फार्मर्स को लॉस से भी बचा सकता था और एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं करेगा, लेकिन वो अपना भी देखता था, बिकॉज राजा को अपना कोषागार भी भरना है और उससे राज्य को भी डेवलप करना है फ्यूचर में। जितना सस्ता में वो आज खरीद लेगा, वो फ्यूचर में अपना प्रोडक्ट सस्ता दाम में दूसरे मार्केट में बेच पाएगा, जैसे आज भी भारत सरकार करता है। ठीक है, जैसे आप लोग शुगर कंपनीज के बारे में जानते हो, शुगर केन मतलब जो शुगर बनाते हैं, जैसे मानो धामपुर हाँ। शुगर। देखो सर, ये धामपुर शुगर को देखो, धामपुर इज देयर, रेणुका इज देयर, बहुत सारा कंपनी है। मैं एक एक करके 2 मिनट बता देता हूँ आपको। एग्रीकल्चरल फील्ड में ये कंपनी को देखो सर, ये कंपनी लास्ट ईयर, ठीक है, देखो अभी मार्केट इसका नहीं है, ठीक है, अभी देखो डाउन चल रहा है, दिख रहे हैं? हेलो, अभी हाँ डाउन है, सर, दिखता है। लेकिन लास्ट ईयर का सिचुएशन देखो आप लोग। ठीक है, किस तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, इसके पीछे आपका नेचुरल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये धामपुर 2020 में यहाँ पर था, मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास। ठीक है, फिर ये एकदम 600 के आसपास पहुंचा था, दिखाई दे रहा है सर? एक हाँ सर। 100 का शेयर 600 में पहुंच गया था एक साल के अंदर। क्यों? क्यों हुआ गवर्नमेंट था? पॉलिसी, डिमांड ज्यादा था। गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें दो कारण था। वेरी गुड सुमित, एक गवर्नमेंट একটা হচ্ছে पॉलिसी। নীতিন हाँ बोल নীতিন बोल। নীতিন গাডকারি বলেছিল যে ইলেকট্রিক ভেহিকলসের জন্য যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে তার জন্য ইথানল ইউজ করতে হবে, যেটা একমাত্র আখের যে গান্না হয় তো ওইটা ছোলার পরে যেটা থাকে ওইটা থেকেই ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। वेरी এবার गुड সেইটা सर। এদের একটা রেভিনিউ প্রফিট জেনারেট করে, মানে এটা এদের পুরো ফুললি হচ্ছে তোমার মানে ওয়েস্টেজ প্রোডাক্ট, তো ওটা वेरी থেকেও गुड सर, রেভিনিউ জেনারেট করছে। समझ में आ रहा है सर? ये नहीं सर, मैं बता एक बार देता नहीं हूँ। सर, सर। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। शुगर केन जब बनता है, शुगर केन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट निकलते हैं सर, जिसको बोलते हैं इथानॉल। ठीक है, वही इथानॉल पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स करके, ठीक है, वही इथानॉल पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल का जो लॉन्जिविटी है या फिर पेट्रोल प्रोसेसिंग में उसका यूज होता है। बात समझो सर। ठीक है, पेट्रोल प्रोसेसिंग में उसका হ্যালো यूज होता है। हाँ बोल। হ্যালো हाँ তবে बोल আর बोल। একখানা প্রোডাক্ট বলছি দাদা, ধীরে ধীরে এটা আরো সুগার কেন মানে এই প্রোডাক্ট গুলো আরো বেশি এফেক্টিভ হবে, কারণ হচ্ছে কি অলরেডি এই যে তোমার ছোলার পরে যে ছিবড়াটা থাকে না, এই हम्म। ছিবড়াটাকে ইউজ করে তোমার সুগার কেনের একখানা থালা আসছে যেটা हाँ हाँ থার্মোকলকে हाँ, বিট করছে। ऑलरेडी সুতরাং ऑलरेडी आ गया मार्केट में, यस। অলরেডি এসে গেছে, একটা কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করা স্টার্ট यस করেছে, সাউথ यस ইন্ডিয়ান यस কোম্পানি। यस यस आई नो। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा बाद में, लेकिन पहले मेरे को कॉन्सेप्ट समझा देने दे कि शुगर केन का नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में शुगर केन से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, वो अलग बात। लेकिन इससे जो इथानॉल प्रोडक्शन हो रहा था, इससे शुगर इंडस्ट्रीज को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर यूज आज भी चल रहा है, तो शुगर केन को काफी अच्छा फायदा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, बिकॉज वो उसका वेस्टेज प्रोडक्ट था, और वेस्टेज प्रोडक्ट सेल करके मार्केट में इथानॉल में उसको यूज किया गया एज ए इथानॉल, और वो इथानॉल पेट्रोल डीजल प्रोसेसिंग में काम आता है। ठीक है, अब बाकी चीज आप रिसर्च करना किस तरह से इथानॉल से क्या करता है, वो तो साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मार्केट के हिसाब से ये एक रीजन था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो आपको मैंने अभी ने कहीं बताया, दैट इज सर ब्राजील। सबसे ज्यादा ब्राजील नाम तो सुने होंगे सर, ब्राजील का आप लोग, बहुत बड़ा देश है,
ठीक है, साउथ अमेरिकन सर। कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन नेशंस है सर। ये शुगर केन प्रोडक्शन में वर्ल्ड में काफी अच्छा पोजीशन रखता है, ठीक है। अब ब्राजील में शुगर केन प्रोडक्शन काफी खराब हुआ था ड्यू टू नेचुरल रीजन, ठीक है, या फिर कुछ पॉलिटिकल कारण भी था वहां पर। तो नेचुरल पॉलिटिकल रीजंस में ब्राजील का शुगर केन प्रोडक्शन खराब हुआ, तो इंडियन शुगर का फ्यूचर क्या हो गया? हेलो, आप बात समझे कि नहीं? হাই হয়ে গেছে, যার জন্য তোমার চায়নাও মানে অর্ডার দিয়েছিল, বাল্ক একটা হিউজ পরিমাণ অর্ডার ইন্ডিয়াতে এসেছিল চায়না থেকে, যখন অলরেডি চায়না আর ইন্ডিয়ার ওয়ার চলছে প্রায়। तो ये सब क्या होता है? ये सब रीजंस होता है किसी पर्टिकुलर मार्केट का मतलब फ्यूचर बढ़ने का, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आज भारत सरकार को आज भारत सरकार ने शुगर केन में यूज किया, सेम कॉन्सेप्ट चाणक्य यूज करता था। चाणक्य भी वही करता था। से फॉर एग्जांपल इंडिया में सस्ता में खरीद लेता था किसानों से, फिर उससे वो फॉरेन कंट्रीज को उन दिनों बहुत सारे फॉरेन नेशंस के साथ भी हमारा बिजनेस चलता था और भारत बहुत बड़ा होता था, ठीक है। भारत मतलब तब का भारत यहाँ से लेके यहाँ तक का भारत हुआ करता। मजाक नहीं कर रहे हैं सर, इट्स हार्डकोर ट्रूथ, ठीक है। ये था भारत। ये इंडोनेशिया का मतलब है इंडियंस का एशिया, ठीक है, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडियंस का एशिया, दैट्स कॉल्ड इंडोनेशिया। बेसिकली भारतीय द्वीपपुंज, ठीक है, पूर्व भारतीय द्वीपपुंज कहलाता था ये सबको, ठीक है। ठीक है सर, अब इतिहास में नहीं जाना है मुझे। तो चाणक्य क्या करता था? मेनलैंड इंडिया से जो भी सस्ता में मिलता था वो बाकी कंट्रीज को देता था, अफ्रीका को बेचता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था? देश को फॉरेन करेंसी या देश का जो वैदेशिक मुद्रा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ता था और उससे राजा का कोषागार भरता था। तो बेसिक सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब रीजंस होता है फ्यूचर कॉन्सेप्ट का। लेकिन इसको जब ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है तब यही फॉरवर्ड फ्यूचर बन जाता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, सर हाँ बोलो सर। सर बोल रहे जो आप अभी पूरा ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे चाणक्य का, कि जैसे वो पहले ही ले रहा था जितना उसका फार्मर का जितना फसल था वो जी 1,30,000 में, तो ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट हुआ ना? हाँ, हाँ हाँ जी, सर। हाँ जी, फ्यूचर अच्छा, कॉन्सेप्ट हुआ ना फ्यूचर कॉन्सेप्ट हुआ क्योंकि वो बेसिकली। पहले से ही प्रेडिक्ट करके ले रहा था कि मतलब हाँ ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा, बीच में रहेगा ना। हाँ, बीच में रहेगा, मतलब किसानों को एक मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब उसको सुसाइड जैसा सिचुएशन नहीं होगा। और हाँ और राज्य जो है मतलब स्टेट जो है, हाँ स्टेट हाँ का भी, स्टेट भी सस्ता में मार्केट से प्रोडक्ट खरीद लिया और वही हाँ प्रोडक्ट चीप रेट में परचेस करके वो एक्सपेंसिव रेट में फॉरेन मतलब फॉरेन स्टेट को बेच सकता है जहां पर प्रोडक्शन हाँ, नहीं होता या जहां डिमांड होता है। फिर उससे क्या होगा? अल्टीमेटली कंट्री का ही एक्सचेंज बढ़ेगा। एक्सचेंज बढ़ेगा, हाँ हाँ। तो ये इसको समझो। सर ये पूरा कॉन्सेप्ट को फ्यूचर कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना? हाँ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, देखो जब ये चीज अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, मतलब कोई इसको देखता नहीं है, सेबी वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ जब ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, देखो राजा करेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ यही बात जब से फॉर एग्जांपल दो बिजनेसमैन के बीच में हो रहा है, आज भी होता है। से फॉर एग्जांपल मेरा गन्ना का खेत है, आप मेरे से गन्ना लेना चाहते हो और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन हम्म, हमारे बीच में कोई एक्सचेंज है क्या? नहीं ठीक है, कोई देखने वाला है क्या? मतलब अगर नहीं मैं आपको पेमेंट ना करूं, अगर मैं आपको पेमेंट ना करूं या फिर आप मेरे को मार्जिन मनी जमा ना करो, ठीक है, या फिर जब टाइम हुआ तो मैं आपको गन्ना ना दूं, तो कोई है क्या हाँ ऐसे बीच में? कोई ऐसा कोई है नहीं क्या जो जो इसको पूरा फुलफिल करने के लिए लीगली देखेगा? नहीं 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 है। नहीं नहीं। तो जब ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो सिर्फ लोकल अच्छा सोसाइटी के अंदर विश्वास के अंदर होता है, ठीक है। ये एक अच्छा, सोसाइटी कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब वो जस्ट ट्रस्ट बेस में चलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उससे भी नहीं पता, कुछ भी हो हाँ मतलब सकता है। हाँ, गवर्नमेंट उसमें मतलब बेसिकली मतलब कोई नहीं करेगी। लीगल अथॉरिटी नहीं है इसमें। हाँ हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट है, सेम ठीक है कॉन्सेप्ट, सर, ठीक कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक। बस लीगल अथॉरिटी नहीं है। जैसे आज भी देखिएगा हमारे कोलकाता में भी है, महाराष्ट्र साउथ इंडिया में भी है अनऑर्गेनाइज्ड बैंक, ठीक है। अच्छा भारत में जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर महाजन, या फिर जो सूद का कारोबार करते हैं, सर, जैसे बहुत लोग। जन ये মানি भी লেন্ডার। करते हैं ना कि मतलब जैसे समझ लीजिए आप या हम जैसे एक दूसरे से डील कर लेते हैं। ये तो हाँ अनऑर्गेनाइज्ड वे में कि डील कर लेते हैं कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो, हम आपको इतना % इंटरेस्ट देंगे। बट ये नहीं पता कि इन फ्यूचर हम आपको रिटर्न करेंगे कि नहीं हाँ, करेंगे। वही 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 तो बोल रहा है, वही बोल रहा है हम्म कि बैंकिंग सिस्टम में भी अनऑर्गेनाइज हम्म। सिस्टम चलता है, ठीक है। आज भी हाँ चलता है ना, गांव गांव हाँ साइड में, हरियाणा, राजस्थान,
साउथ में भी अभी भी है, ठीक है। हाँ लेकिन उन्हीं में से जो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज था उसी को सरकार ने बाद में, जो बहुत रिच था, ठीक है, हाँ हाँ सरकार बाद में उनको बैंक बना दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है बहुत सारे को इसी तरह से सरकार ने बैंक बना दिया, जो साउथ में आज ठीक भी चलता है, ठीक है। तो अच्छा जैसे ही वो सर बैन ऑर्गेनाइज, मतलब क्लोज कर देना ना, क्या बोलो, किसी प्रोसेस को क्लोज करने करने को ही तो बोलते हैं ना, बैन। क्या? नहीं मैं बैन बैन नहीं, बैंक बैंक बोला, बैंक बैंक, बैंक मैं ओ बैंक बैन। बोला, बैंक। बैंक ओके मतलब सर। दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हुआ, देखो जैसे आप लोग बैंकिंग सिस्टम के साथ तो कनेक्टेड हो ना, तो हम लोग हाँ जैसे सर बैंक वगैरह में जाते हैं वो सरकार चलाते हैं, है ना, सरकारी कंट्रोल में होता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक में जाओ या गवर्नमेंट बैंक में जाओ, बट कंट्रोलिंग तो आरबीआई के हाथ में है। हाँ लेकिन आज भी गांव गांव में ऐसे सिस्टम में एक दूसरे को लोन देना, इंटरेस्ट में पैसा लेना, हाँ 3 महीना 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना, ये आज भी चलता है। तो दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड बैंक हाँ ठीक है। तो सिमिलरली फ्यूचर मार्केट में जब अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। और उसी को जब ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है तो वो हो जाता है फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट ठीक है सर ठीक है। हाँ सर प्रिया, सर हाँ बोलो सर। सर बोल बोल। फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड हाँ मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो जाता है, सिर्फ डिफरेंस देखिए। एक में हम, अगर मेरा लॉस हुआ तो आप देंगे, आपका लॉस हुआ तो हम देंगे, और वो एग्जैक्टली फॉरवर्ड मार्केट में नहीं होता है। लेकिन वही, कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है वो पहले ही हो जाता है। नहीं फॉरवर्ड में भी होता है, फॉरवर्ड में भी लॉस और प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट होगा किसी का लॉस होगा। हाँ हाँ, लेकिन कितना पैसे में होगा डील वो पहले ही कर वो लेता है ना। वो दोनों मार्केट में डिसाइड हो जाता है, फॉरवर्ड में भी हाँ डिसाइड हो पहले जाता है, ही ना, फ्यूचर मार्केट में, हाँ मार्केट पहले में डिसाइड। फील्ड में आने से पहले ही तो डिसाइड कर लेता है दोनों हाँ मतलब, पार्टी। हाँ दोनों पार्टी पहले डिसाइड ओके कर ओके। लेते हैं कि मेरा आपके साथ किस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हाँ ये हाँ फ्यूचर में पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट में प्रोडक्ट का क्या दाम चल रहा है उसके ऊपर। जैसे अगर आपको, आप लोग मतलब जो पुराना क्लासेस, जो लास्ट 2 क्लास मैंने लिया वहां पर मैंने गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया, XYZ गोल्ड डीलर और एक ABC ज्वेलरी, ठीक है। ईशा मस्त देखना, हाँ ठीक है। और प्रिया को भी बोलूंगा, प्रिया ये एक बार वाला फिर से, कॉन्सेप्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है ना, आंसर वेरी कॉमन पहले कॉन्सेप्ट, वाला ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने आज थोड़ा सा, पहले ही डील कर लेते हैं हाँ मैं इसलिए। ज्वेलरी को छोड़ के आज मैंने एग्रीकल्चर पे एग्जाम्पल दे दिया, बट ऐसे ढेर सारा एग्जाम्पल आ सकता है फॉरवर्ड मार्केट का, ठीक है प्रिया। ठीक है प्रिया, तू फिर से एक बार क्लास सुनना, ठीक है, जो ओके पुराना जो ओके। क्लास हुआ है एक बार फिर से सुनना, हाँ सर, सुनेंगे सुनेंगे। फिर तेरे को रिकॉल हो जाएगा, अच्छे से सुनना। हाँ अच्छा कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा सुमित सोइकौत, आप लोगों को रिकॉल हो गया सर? ईशा आपको समझ में आया हाँ सिंपल दादा। तरीके से? हाँ सर समझ आया अब आपको क्या करना है ना ईशा, आप ना प्लीज वो जो लास्ट जो 2 क्लासेस है वो थोड़ा सुन लेना, वहां हाँ पर हाँ पूरा एक एक ठीक है चीज सर डिटेल्स में बोला हुआ है, ठीक है, एक बार सुन लेना। ठीक है सर ठीक है हाँ सर अच्छा चलो सर, हम लोग अभी फ्यूचर ट्रेड में चलते हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, मतलब रियल लाइफ में NSE में BSE में कैसे फ्यूचर ट्रेड करते हैं आज के डेट में। मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज है ना, हमारे देश में ऐसे तो 7 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। हाँ सर, करेंटली हमारे देश में एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज 7 है। कैसे पता चलेगा सर? चलो आपको मैं सोर्स सर बोलो बोलो बोलो। सर बोले सर थोड़ा NSE और BSE के बारे में थोड़ा सा सर बताइएगा ना हाँ हाँ बता देंगे, ठीक है। ऐसे वो हाँ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पर भी बता के ही चलता हूँ, चलो ना देखो। सर भारत में करेंटली कितना एक्सचेंज है देखो, ठीक है, मैं वही आपको दिखा दे रहा हूँ, सेबी के साइट से ही दिखा दे रहा हूँ, सभी को दिखा रहा हूँ, देख लो सर, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। सर करेंटली इंडिया में एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज 7 है, 7, क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 हाँ 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE एंड NSE, ठीक है। पॉपुलर क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत सारा काम होता है। BSE ऐसे अगर बोला जाए तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है, जो एक टाइम पे भारत के रिच लोगों के पास हुआ करता था, और गवर्नमेंट सिर्फ एक गाइडेंस का रोल हल्का प्ले करता था, ज्यादा सेवी वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश पीरियड में बना था, ठीक है। द ब्रिटिश और रिच बिजनेसमैन बेसिकली इसको
बॉम्बे से और वेस्टर्न इंडिया से इसको कंट्रोल करता था। और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज ये भी बीएसई के साथ साथ बना था। जब ब्रिटिश ने बॉम्बे को बनाया, ठीक है, तब वो लोग बॉम्बे बोलता था, हम लोग इसको मुंबई बोल दिया, बिकॉज रीजन नहीं है मुंबा देवी के नाम पे। एक्चुअली मुंबई नाम था, ब्रिटिश लोग बहुत सारे जगह का नाम ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, अपना नाम लगा देते थे, ठीक है। जैसे कैलकाटा बेसिकली काली माता के नाम पे होगा, वो अपने नाम से कैलकाटा दे दिया, कालीकाता या कोलिकाता को कर दिया कैलकाटा, ठीक है। इसी तरह से बॉम्बे मुंबई को कर दिया बॉम्बे, ठीक है। चलो वो सब स्टोरी तो अलग है। अच्छा, तो बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, वो तब ब्रिटिश ने ही उस टाइम पे बना था, जो हमारे यहाँ पर आज है। आप लोगों का जो NISM का एग्जाम होता है ना, ठीक है, ये सब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर में कोलकाता में होता है, ठीक है। तो वो सब आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। अच्छा, जस्ट लुक एट हियर कि क्या क्या यहाँ पर होता है। इक्विटी डेरिवेटिव जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। ये देखो हाँ सर। क्या क्या सेगमेंट यहाँ पर परमिट है, मतलब किसका किसका ट्रेड होता है। इक्विटी का ट्रेड होता है। इक्विटी ट्रेडिंग मतलब जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड होता है, ठीक है। रेगुलर ट्रेड मतलब स्पॉट मार्केट, जो हम लोग टेक्निकल में सीखेंगे, ठीक है। स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग जो होता है दैट इज इक्विटी मार्केट, या इन्वेस्टमेंट जो होता है। इक्विटी डेरिवेटिव जिसके बारे में हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इक्विटी डेरिवेटिव, ये एक अलग सेगमेंट है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट आप ऐसे बोल सकते हो। करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव, डेब्ट मार्केट, इतना सारा सेगमेंट होता है कैपिटल मार्केट के हिसाब से। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में सब समझाया गया है, डोंट वरी। अच्छा, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी परमानेंट है, बट उसमें ट्रेड नहीं होता, सिर्फ कंपनी लिस्टेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, लेकिन कोई ट्रेडिंग नहीं चलता है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। गवर्नमेंट का फ्यूचर इच्छा है कि ईस्ट इंडिया में बिजनेस बढ़ जाए, तो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में ट्रेडिंग चालू कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बिजनेस डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो अभी भी भारत का ईस्टर्न पार्ट्स इतना डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट डेवलप करेगा तो नो डाउट कोलकाता ही डेवलप करेगा, ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। बिकॉज पूरा ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है ना, पूरा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर है ये, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पूर्वी भारत का बिजनेस सिनेरियो डेवलप करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली कोलकाता को सेंटर पॉइंट बना के ही करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना सर, इतना बड़ा है ईस्ट इंडिया। अब ये ईस्ट इंडिया का सेंटर पॉइंट रहेगा कोलकाता, बिकॉज इसके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेकिन लास्ट 60-70 साल में डिफरेंट रीजंस के कारण सबसे बड़ा दुख जो है बांग्लादेश का हमसे अलग हो जाना, ठीक है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है ईस्टर्न इंडिया का फॉल होने का। मतलब पूर्व भारत का इकोनॉमिकल कंडीशंस फॉल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है बांग्लादेश को भारत से अलग कर देना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है। सर क्यों बोलते हो ये सब बात, सर जानना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग ये सब नहीं जानोगे तो कैसे समझोगे इकोनॉमी को। सर तो फिर बांग्लादेश एक कर देंगे क्या, सर आज नहीं तो कल हो जाएगा, बिकॉज जो अभिन्न पार्ट होता है ना, वो आज नहीं तो कल जोड़ ही जाता है, लेकिन अभी तो नहीं जोड़ सकते, कोई बात नहीं सर। देखो, अच्छा, और क्या एक्सचेंज है सर, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं बताऊंगा कमोडिटी डेरिवेटिव क्या है, वो अलग ही एक टॉप मतलब कोर्स है सर, ठीक है। बेसिकली इतना समझ सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग मसाला, ये सब कमोडिटी में ट्रेड होता है, मैं आगे आगे दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें इक्विटी भी होता है, करेंसी भी होता है, डेब्ट भी होता है, लेकिन इसका सितंबर 15 तक ही अभी तक वैलिडेशन रखा गया है, धीरे धीरे शायद मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज हट जाएगा। और क्या है सर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये है, ठीक है, ये परमानेंट है, कमोडिटी में है। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, NCDE ये कमोडिटी में करता है, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसमें भी इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, मतलब ये BSE NSE कंप्लीट एक एक्सचेंज है सर, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हेलो, BSE और हाँ NSE सर। एक कंप्लीट एक्सचेंज है सर, ठीक है। मतलब इसके थ्रू से आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, आप डेब्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। डेब्ट मतलब लोन ट्रेडिंग, डिवेंचर वगैरह काम होता है, ठीक है, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह। ये म्यूचुअल फंड में डेब्ट के बारे में डिटेल्स में बात होता है, ठीक है, बहुत डिटेल्स में। तो डेब्ट मार्केट को अगर समझना है, आप म्यूचुअल फंड क्लास करें, आपको डेब्ट के बारे में हर एक बात पता चल जाएगा। क्या सुमित, मैं सही बोल रहा हूँ ना, म्यूचुअल फंड में डेब्ट का हाँ चर्चा बहुत हो रहा है ना, यस सर।
ठीक है। हाँ। म्यूचुअल फंड में डेब्ट का चर्चा बहुत होता है और एक्चुअली म्यूचुअल फंड कंपनी डेब्ट मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड में डेब्ट का चर्चा हो ही जाता है। কারণ আছে यस सर, हाँ बोलो। কারণ ডাইরেক্টলি যদি আমি একটা ডেট কিনতে যাই বা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি বা ট্রেজারি বিল কিনতে যাই, ন্যূনতম আমাকে 50,000 টাকার ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, কিন্তু আমি ওইটাই কিনবো থ্রু মিউচুয়াল ফান্ড, তাহলে 100 টাকার এসআইপি দিয়েও স্টার্ট করে দিতে পারি, यस তাহলে सर, বেকার কেন वेरी আমি 50,000 টাকা ইনভেস্ট করবো? वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, ठीक है, डिबेंचर्स, ठीक है, प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स, ये सब डेब्ट के अंदर होता है। सभी सर एक एक मार्केट ना एक एक अलग अलग जगह है, मैं सारा पॉइंट एक साथ लेके चलूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा बताते बताते। एक्चुअली ये सब अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है। जैसे कि इक्विटी मार्केट जो टेक्निकल और फंडामेंटल में पढ़ा जाता है, डेरिवेटिव हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों में करेंसी डेरिवेटिव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉमोडिटी भी पढ़ाऊंगा जब ये सब कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। करेंसी, कॉमोडिटी, ये सब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा काम का जगह है, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं अभी एनएससी के अंदर लेके चलूंगा तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का साइट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सिमिलरली बीएसई भी देखने में वैसा ही दिखता है, ठीक है। दोनों एक्सचेंज सेम है सर, ठीक है, दोनों एक्सचेंज सेम है, सेम इन द सेंस सेम काम करता है, ठीक है, सेम इन द सेंस सेम काम करता है। ये रहा बीएसई, ठीक है। इसमें भी सिमिलर टाइप में जैसे आपको मैं वहां दिखा रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर भी आप इंडेक्स वगैरह देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। तो जैसा बीएसई में है, एनएससी में है, वैसा यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, दिखाई दे रहा है क्या, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, एंड देयर इज अ इक्विटी डेरिवेटिव, एंड ऑल्सो दिखाई दे रहा है ना। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। हमारा टॉपिक एरिया इक्विटी है तो हम लोग अभी इक्विटी में ही बात करेंगे, ठीक है। बाकी चीज जस्ट कभी कभी आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, बट बात तो जब कोर्स कंप्लीटली करेंगे तभी समझ में आएगा। तो जैसे इक्विटी डेरिवेटिव बीएससी के अंदर भी देखने को मिलेगा आपको, सिमिलर चीज, सिमिलर कॉन्सेप्ट एनएससी के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो चलो मैं एनएससी को यूज कर रहा हूँ, तो जस्ट आप यहाँ पर देखिए, एनएससी के अंदर आपको अलग अलग स्टॉक फ्यूचर्स दिख रहा है। देखो ये फ्यूचर है, हाँ, प्रेजेंट नहीं रे बाबा, प्रेजेंट मार्केट अंडरलाइंग वैल्यू कहलाता है। जस्ट लुक सर, ये क्या कंपनी नाम है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन, मैं जो जो सर्कल कर ये रहा हूँ। सर टाटा टाटा स्टील। स्टील है, लेकिन Thank टाटा you. स्टील का नेम ही पहले क्यों रखा गया है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिंबल के हिसाब से आया, ओके ओके ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टाटा स्टील का नाम पहले रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी, मतलब सिंबॉलिक सिस्टम क्या कर रहा है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ये देखो मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब भारतीय एयरटेल सामने आ गया। सर स्टॉक फ्यूचर मतलब कि अभी ये सब आया नहीं क्या? ये फ्यूचर है, ठीक है, मतलब इसका फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आया नहीं, ये सब मार्केट में चल रहा है। आया तो गया, हाँ तो गया, मतलब इसका प्रेजेंट मार्केट में मार्केट चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर मार्केट में इसको अलग से ट्रेड किया जाता है, ठीक है, कि इसका फ्यूचर क्या होने अच्छा, वाला है। अब बात समझो, क्या होने वाला है? इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी के थ्रू से, प्रेडिक्शन के थ्रू से लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, इन्वेस्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। ठीक है। अब ये हाँ सब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से काम होता है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा समय दो, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है ना, अगर बोलेंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे, अच्छा, जैसे मानो कि टाटा स्टील, ठीक है, देखो अभी टाटा स्टील नीचे चला गया प्रिया, हाँ जी सर, देख ली। हाँ ठीक है। देखो सर करंट एक्सपायरी डेट दिखा रहा है 26 मई को, ठीक है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये 26 मई का, लेकिन एक्सपायरी डेट मोटा मोटी एट ए टाइम तीन एक्सपायरी डेट चलता है सर। नेक्स्ट एक्सपायरी देखो 30 जून का दिखाई देगा आपको, ठीक है। सर, और एक्सपायरी डेट का इसका मतलब क्या है? एक्सपायरी का मतलब है, मैं वही समझाऊंगा आज। एक्सपायरी का मतलब होता है कि ये फ्यूचर में कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। जैसे वो चाणक्य का जो एग्जांपल दे रहा था, 24 मई से 24 वो 3 अगस्त, महीने का। हाँ तो वो क्या था, 24 अगस्त को एक्सपायर हो रहा था, समझ में आया। मतलब जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी को एक्सपायरी डेट कहते हैं, ठीक है। मतलब उसी दिन सेटलमेंट भी होगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हाँ ठीक है। अब जो मैं आपको फार्मिंग के सेगमेंट्स में समझाया था,
वही चीज मैं क्लास में गोल्ड के हिसाब से बता के रखा, वही चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर के हिसाब से बता रहा हूँ, सब एक ही है। जैसे मैं जो फार्मिंग जो था वो भी कमोडिटी मार्केट का पार्ट है, जो मैं आपको फार्मिंग बताया वो कमोडिटी मार्केट है, जो मैं आपको गोल्ड बताया वो कमोडिटी मार्केट है, लेकिन जब मैं आपको शेयर में लेके आ गया ये इक्विटी मार्केट है। लेकिन ये इक्विटी का रेगुलर मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट नहीं, ये फ्यूचर मार्केट है। तो फ्यूचर मार्केट में अलग अलग कंपनी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा नजर डालें, आईसीआईसीआई बैंक को देखो, ठीक है, इसका लास्ट प्राइस चल रहा है फ्यूचर मार्केट में 715, ठीक है, और इसका अंडरलाइंग वैल्यू चल रहा है 709, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रेजेंट मार्केट भी दिखाना चाहूंगा। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर अंडरलाइन वैल्यू माने ओए मार खाबी आगे दिन এত বললাম আন্ডারলাইং ভ্যালু, হ্যাঁ এত ভুললে হবে भैया? खूब अंडरलाइंग वैल्यू मतलब जो स्पॉट मार्केट में चल रहा है, ये देखो सर। हाँ थैंक यू Okay, सर। सर जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है, जो इसका प्रेजेंट मार्केट का वैल्यू है, ठीक है। जैसे आज मंगलवार है, अभी मार्केट ओपन है, ठीक है, तो आज मार्केट में ये हेलो इस दाम पे देखो, ये देखो 710 हो गया, देख रहे हो आप? हेलो हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, বলছি দাদা আন্ডারলাইং অ্যাসেট আর আন্ডারলাইং তোমার ভ্যালু দুটো কি মানে সেম জিনিস? हाँ सेम जिनिस। अब एसेट देख, इक्विटी एसेट है तो वो भी एसेट है ना, वैल्यू और एसेट सेम ही है ना, मतलब আচ্ছা এটাই আমি एसेट জিজ্ঞাসা করছি। एसेट का वैल्यू होता है। अंडरलाइंग আচ্ছা एसेट मतलब जैसे अंडरलाइंग मतलब किसके बेसिस में हो रहा है, बेसिस क्या है, ठीक है। जैसे जब मैं आईसीआईसीआई का फ्यूचर बात कर रहा हूँ, तो मैं लास्ट वीक भी बताया था, आप लोग ना थोड़ा प्लीज वो पहला 2-3 लेक्चर ठीक से थोड़ा रिवाइज करेगा, ठीक है। आईसीआईसीआई फ्यूचर, ठीक है कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई फ्यूचर और आईसीआईसीआई प्रेजेंट दोनों अलग है, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रेजेंट के बेसिस में फ्यूचर मार्केट चलता है। না फ्यूचर এইটা बेसिकली, তো আমি বুঝেছি এবার हाँ ठीक है सुन ফিউচার तो ले, মার্কেটে যেটা চলে। আচ্ছা कंप्लीट करने दे मेरे को एक बार, कंप्लीट कर। फ्यूचर मार्केट और प्रेजेंट मार्केट में फर्क इतना है, प्रेजेंट मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट में चल रहा है, ये आज का मार्केट कंडीशन है, देखो आप चेंज हो रहा है, आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कभी 709 हो रहा है तो कभी हाँ 710 सर, हो रहा है। हाँ हाँ ये अभी इसके अंदर हाँ ट्रेड चल रहा है, अभी इसके अंदर ट्रेडिंग चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से जो लोग मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करता है, ठीक है, वो अभी ट्रेड कर रहा है, कभी खरीद रहा है कभी बेच रहा है, ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ था देखो, आज मार्केट स्टार्ट हुआ था 712 में, फिर 16 में गया था, फिर धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं सर, ये इसको बोलते हैं मार्केट बबल, ठीक है, मतलब बाइंग सेलिंग चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। बाइंग सेलिंग चल रहा है, प्रॉफिट कभी प्रॉफिट कर रहा है, कभी सेल करके लॉस कर रहा है, अलग अलग चल रहा है सर, ठीक है। जैसे इस पॉइंट में फिर से कुछ लोग परचेस करेगा, फिर ये मार्केट में आज फिर से बढ़ेगा, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोज इसमें हुआ था, ठीक है। अगर आईसीआईसीआई का कोई स्पेशल अगर आज के डेट में न्यूज निकल जाए ऐसे बैंक का, तो फिर अगर पॉजिटिव न्यूज होगा तो मार्केट को इधर चला देगा, मतलब 716 क्या 750 भी पार करा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज नहीं होता है तो नॉर्मल बाइंग सेलिंग चलता है, ठीक है। वो मार्केट का वो टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मार्केट में अभी ट्रेड चल रहा है, ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा, जैसे कल का क्लोजिंग था 711 711, ठीक है, मार्केट नेक्स्ट दिन ओपन होता है थोड़ा बहुत सेटलमेंट के साथ, ठीक है। सेटलमेंट मतलब कुछ ऑर्डर पेंडिंग रहता है, वो जब लास्ट में पता चलता है तो नेक्स्ट दिन मार्केट अपने आप को न्यूली प्राइस को प्रेजेंट करके सामने आता है, ठीक है। जब मार्केट क्लोज के बाद तो पब्लिक को पता नहीं चलता, एक्सचेंज को पता चलता है। तो ये बीएसई एनएसई यही सब करता है, ठीक है। बीएसई एनएसई का काम और कुछ नहीं है सर, बीएसई एनएसई का काम बायर को सेलर से मीट कराना और सेलर को बायर से मीट कराना, बस यही काम है। और ये सब चीजें मेंटेन करना है। एक्सचेंज मतलब इंडिसेस जो जैसे हम लोग निफ्टी बताते हैं, सेंसेक्स बताते हैं, उसको मेंटेन करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखा रहा हूँ, आप सिमिलरली निफ्टी को भी चेक कर सकते हो, ये निफ्टी है, ठीक है। देखो सर निफ्टी मार्केट कल बढ़ा था 2-3 दिन से, लेकिन मार्केट फिर से आज नीचे जा रहा है, ठीक है। तो सर ये तो रेगुलर मार्केट का ट्रेंड है। जैसे रेगुलर मार्केट होता है ऐसा ही फ्यूचर मार्केट भी होता है। फ्यूचर में निफ्टी फ्यूचर में बुलिश होगा
निफ्टी फ्यूचर बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, इसको प्रेडिक्ट करना। आप बात समझ रहे हो सर? हाँ सर। लेकिन वो प्रेजेंट मार्केट के बेसिस में ही होगा। ये देखो सर, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 50 फ्यूचर्स, यहाँ पर अलग अलग कंपनी का लिस्ट है, यहाँ पर पूरा इंडेक्स का लिस्ट है। इंडेक्स मतलब निफ्टी का, मतलब हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट में कुल मिला के 5 से 7 हजार कंपनी लिस्टेड है, 7 हजार क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, बीएससी एनएससी मिला के। बात समझ रहे सर आप? बात एनएससी में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 हजार कंपनी, बीएससी में ऑलमोस्ट 5 हजार कंपनी, ठीक है। अब 3 हजार कंपनी में से जो टॉप 50 कंपनी है सर, जो टॉप 50 कंपनी है, उसका लिस्ट इसमें रहता है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो वो टॉप 50 में जाता है कैसे, ये सभी चीज आपको आगे आगे बताऊंगा कि एक्चुअली वो डिपेंड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में इंडेक्स बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अलग अलग स्टॉक का फ्यूचर्स होते हैं, ये फ्यूचर्स के लिए, ये फ्यूचर बेसिकली और कुछ नहीं, कॉपी करता है, प्रेजेंट मार्केट को कॉपी करता है। अगर प्रेजेंट में मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में मार्केट अगर गिर रहा है, तो फ्यूचर में भी मार्केट गिरने का चांसेस है। लेकिन फ्यूचर मार्केट डेली बेसिस में नहीं चलता। फ्यूचर मार्केट 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स ऐसे एक्सपायरी पीरियड के ऊपर चलता है। मतलब आज के मार्केट को देखते हुए आपको समझना है कि 1 मंथ लेटर निफ्टी 50 का फ्यूचर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 2 मंथ्स लेटर निफ्टी 50 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। 3 मंथ्स मैक्सिमम 3 महीने तक का होता है। सर ये वाला जो आइडिया है ये तो गलत भी हो सकता है ना। 3 मंथ बाद हमने सोचा बढ़ेगा लेकिन घट भी सकता है ना। तो आपका लॉस, हाँ वही तो है वही तो है। जैसे सोचेंगे वो तो नहीं भी हो सकता है। हाँ तब लॉस, वही तो लॉस है, तो ओके ओके, वही तो लॉस है। लेकिन आपके हिसाब से हुआ तो प्रॉफिट, और क्या। मेरा नहीं, जो कस्टमर रहेगा उसका तो फायदा दिलवाना है। मैंने सोचा हाँ इसमें लाभ होगा तो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर गिर गया तो लॉस किसका हुआ? उनका ना। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप खुद करोगे तो आपका, आपका क्लाइंट का होगा तो क्लाइंट का, ठीक है। लेकिन वही तो है सर कि क्लाइंट को प्रॉफिट कैसे करवाना है, इसके लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा ना। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट यू विल ट्राई इट विथ योर क्लाइंट। तो यही तो सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। आई होप कि And आपको, sir, we cannot depend only we cannot decide it within 3 months. 3 नहीं सर মাসের উপর ভিত্তি করে আমরা ডিসাইড করতে नहीं পারবো না। नहीं, 2-3 यस বছরের यस দেখতে হবে পেছনে, यस, তবে তো আমরা সঠিকটা দিতে পারবো কাস্টমারকে। नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, वो आप डिसाइड कर सकते हो। मैं वही तो सिखाना है सर कि कब स्टॉक बढ़ेगा कब स्टॉक गिरेगा, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। 100% नहीं होता है, बट 60-70% 80% आप सही निकल जाओगे। 20% इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इवन 100% भी सही आप हो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्किल गैदर करना पड़ेगा। तो उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको समझ पाओगे। लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या आपको फ्यूचर मार्केट समझ में आ रहा है? जैसे आपको मैंने यस सर। एग्रीकल्चर में समझाया था, ठीक है। अच्छा, अंडरलाइंग एसेट्स के बारे में तब से आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंडरलाइंग, जैसे देखो टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील का लास्ट प्राइस दिखा रहा है 1019, ये प्रेजेंट मार्केट में अभी चेंज हो रहा है। लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू इसका देखो, सॉरी, लास्ट फ्यूचर मार्केट का प्राइस बता रहा है 1019, जो 26 मई को एक्सपायर होगा, और अंडरलाइंग वैल्यू इसका चल रहा है 1021। इसका मतलब है अंडरलाइन से ये नेगेटिव में चल रहा है। इसका मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसका अंडरलाइन से ये इसका फ्यूचर नीचे है, मतलब टाटा स्टील का फ्यूचर नेगेटिव है करेंटली, ठीक है। लेकिन कल पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो सकता है। आज टाटा स्टील के बारे में कोई प्रॉपर खबर नहीं है, कल कोई अच्छा खबर आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए 2 महीना 3 महीना 1 महीने के लिए लंबा सोचना पड़ेगा कि ये 1 महीना बाद टाटा स्टील सच में बढ़ेगा कि गिरेगा, ठीक है। उसके बेसिस में आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। नॉट जस्ट टाटा स्टील, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, डीवीज लैब, ये एक मैंने सर एक बार फिर से बोल पाएंगे? कौन सा चीज बोलो? सर वो जो टाटा स्टील का आप बोले जो लास्ट अभी प्राइस है 1019, तो सर आप उसके बाद क्या बोले सर, थोड़ा सा बोल। लास्ट फ्यूचर प्राइस है इसका 1019, ठीक है। मतलब फ्यूचर हाँ मार्केट में इसका प्राइस बता रहे 1019।
अब आज हाँ। के डेट में जो इसको कॉन्ट्रैक्ट में करेगा, ठीक है, तो अभी इसको डिसाइड करना है कि ये 1019 से पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव। जैसे प्रेजेंट मार्केट 1021 है, ठीक है, तो सर कैसे 1020 पता चला कि 1020? अच्छा हाँ 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 ठीक ये है। तो प्रेजेंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है, यही इसका अंडरलाइंग है। मतलब फ्यूचर में टाटा स्टील बढ़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करता है इसके अंडरलाइंग पे, ये इसका फ्यूचर है। अच्छा सर अंडरलाइंग अगर ग्रोथ करेगा, सुन लो सर, अगर अंडरलाइंग ग्रोथ करेगा फ्यूचर में, अगर अंडरलाइंग फ्यूचर में 1050 में जाएगा तो ये भी, ठीक है, ये भी आसपास में जाएगा। हाँ, फ्यूचर और प्रेजेंट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव, मतलब सॉरी, अंडरलाइंग पॉजिटिव तो फ्यूचर पॉजिटिव, अगर सर, मतलब अंडरलाइंग अभी नेगेटिव। हाँ बोलो। अभी करेंट इसका प्राइस है 1021। हाँ, अच्छा। करंट प्रेजेंट मार्केट प्राइस है 1021, अगर ये 21 से नीचे की तरफ जाएगा तो तो ये फ्यूचर मार्केट 19 भी तक हो नीचे, सकता है। तो फ्यूचर मार्केट भी नीचे जाएगा। मतलब नॉर्मल ट्रेंड यही होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली वो मिमिक करता है अपने अंडरलाइन को, ठीक है। चलो टाटा स्टील देख लो। देखो सर, सर और एक चीज है, जो एक्सपायरी डेट होता है ना, वो एक एक पर्सन और एक एक कस्टमर के लिए अलग अलग होता है ना एक्सपायरी डेट। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वो डेट एक्सचेंज बता देता है, एक्सचेंज जैसे बताएगा आपको उसके हिसाब से डेट डिक्लेयर कर, वो सब सिखाऊंगा। एक एक कस्टमर के लिए अलग अलग होता है, या एक कंपनी डिसाइड करता है मेरा ये वाला शेयर अभी 3 महीने तक ये रहेगा, इतना कंपनी प्राइस पे कंपनी चलेगा? डिसाइड नहीं करता है, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। ये सब सिखाऊंगा सर, थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो आप पूछ रहे हो ये सभी चीज बताऊंगा मैं, लेकिन पहले फंडा थोड़ा क्लियर करो कि फ्यूचर ऑप्शंस में होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा अलग है, फ्यूचर पहले सोचो, पहले फ्यूचर समझो। ये देखो सर, यहाँ पर देखो टाटा स्टील आज नीचे गिर रहा है ना, हाँ सर। है ना। देखो ये तो करंट लाइव मार्केट है, ठीक है, इसीलिए जब हम एनएससी के साइड में देख रहे हैं यहाँ पर अंडर 1021 ये चेंज नहीं दिखेगा बिकॉज ये लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये टाटा स्टील का लास्ट प्राइस 1019 था, है ना, मतलब ये फ्यूचर मार्केट में नेगेटिव है। क्यों फ्यूचर मार्केट में इसलिए नेगेटिव में जा रहा है, देखो -3 में चेंजेस है, -3 में, ठीक है, नेगेटिव में, लाल में है, रेड में है, क्योंकि इसका प्रेजेंट मार्केट रेड में है। सर फ्यूचर तो प्रेजेंट मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होके आगे बताएगा यस ना कि कैसे यस कैसे क्या यस, करना जिसको प्रेजेंट समझ में आएगा वही फ्यूचर समझ सकता है, ठीक है। है। ठीक है। और वही चीज हम लोग टेक्निकल में सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग वही चीज सीखेंगे, ठीक है, जो मैं कल से न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्निकल का, टेक्निकल पे वही चीज सिखाऊंगा। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन मतलब दोनों मार्केट चलता अलग हिसाब से है, एक मार्केट के साथ दूसरे मार्केट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों अलग अलग, मतलब दोनों अल्टीमेटली, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मिरर जैसा है। हाँ, आप जो हो और मिरर में जो है, हो सकता है कि वो सेम है बट फिर भी दोनों अलग है, ठीक है, वही है। हाँ सर, जैसे राइट हैंड मिरर में ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड है, अब करने पे वो टाइप का। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है सर, आइडिया तो आप लोगों का क्लियर हो ही रहा है, अब धीरे धीरे में आगे बढ़ो, ठीक है। फिर पुराना दो क्लास भी सुनोगे तो और आइडिया क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा ट्रेड की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लास्ट दिन जो बताया था कि ट्रेड करने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो सर, बिफोर द ट्रेड, द लास्ट चैप्टर, हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पूरा सीख के आए हैं सर कि किस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। वी लर्न वेरियस related future market. Remember, the motivation for any trader entering into future agreement is to benefit financially. ठीक है, the trader needs to have a directional view of the price of the underlying assets. Underlying assets मतलब आप टाटा स्टील के फ्यूचर में जाना चाहते हो तो टाटा स्टील उसका अंडरलाइंग है, ठीक है। आप टीसीएस के फ्यूचर में जाना चाहते हो तो टीसीएस का प्रेजेंट मार्केट उसका अंडरलाइंग है, ठीक है, जिसके बेसिस में वो आगे बढ़ेगा कि नीचे आएगा डिपेंड करता है। ये प्रेडिक्शन आपको लेना होगा एनालिसिस के तौर पे। अब ये एनालिसिस कैसे होता है वो आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आएगा, फंडामेंटल में भी समझ में आता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट कैसे काम करता है वो आपको मैं भी इक्विटी डेरिवेटिव में सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।
Perhaps it is time to wake up practical example of future trade to demonstrate how this is done. So let us away from the gold example जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था गोल्ड का एग्जांपल, एंड लुक इनटू एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टू स्टॉक्स, जिसमें मैंने आप लोगों को टीसीएस बताना चालू किया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक पुराना डेटा से इसको बना के रखा, तो आप देख सकते हो 15 दिसंबर 2014 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, मैनेजमेंट लीडिंग इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी हैड इन्वेस्टर्स मीट, उनका इन्वेस्टर्स मीटिंग था। ये बात मैंने लास्ट वीक बताया था। Whereas TCS management announced that they are cautious about revenue growth of the December quarter. TCS का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोगों को थोड़ा सावधानी से दिसंबर क्वार्टर का रेवेन्यू ग्रोथ को देखना चाहिए, बिकॉज इसका भी रीजन मैंने समझाया था कि यूएस में दिसंबर को छुट्टी चलता है, क्रिसमस ये सब चलता है, तो मार्केट वहां पर बंद रहता है। तो इंडियन मार्केट में टीसीएस का काम भी खराब रहेगा, बिकॉज टीसीएस जो है सर वो यूएस में ही सर्विस देता है। यस और नो, ये बात मैंने लास्ट वीक बताया था। सुमित सोइकॉर प्लीज टेल मी सर। है दादा, है सर, है ना। तो अगर यूएस मार्केट वीक चलेगा तो टीसीएस जो यूएस में ही जिसका मैक्सिमम बिजनेस है, 80% से ज्यादा बिजनेस यूएस से चलता है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस में एक नेगेटिव दिखने को मिलेगा, है ना। सो कॉन्सेप्ट इज दैट द मार्केट डू नॉट लाइक सच कॉशियस स्टेटमेंट। मार्केट को ना ऐसे सावधानी बात पसंद नहीं होता। मार्केट मतलब जो लोग मार्केट में ट्रेड करता है इनको मार्केट बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे बायर एंड ट्रेडर होते हैं, सेलर होते हैं। They don't like the cautious statements. The market reacted it and we can see the TCS spot market quote. ठीक है, जैसे ही मार्केट में नेगेटिव बात चलता है ना, या सावधान रहो इस तरह का बात करता है, और ये मैनेजमेंट मार्केट में डिक्लेयर करता है, ऑटोमेटिकली स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट मतलब प्रेजेंट मार्केट, हाँ सर, प्रेजेंट मार्केट में टीसीएस का फ्यूचर क्या हुआ था देखो आप, ये देखो सर 88.35 रुपीज में इसका शेयर गिर गया था, बिकॉज मैनेजमेंट ने बोला कि वी मस्ट कॉशियस फॉर अवर दिसंबर रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, बिकॉज यूएस में दिसंबर में छुट्टी चलता है, और यूएस में छुट्टी मतलब टीसीएस का काम में डिंग डोंग हो जाएगा ना, तो फिर से जनवरी से मार्केट बढ़ेगा, छुट्टी खत्म मार्केट बिजनेस चालू होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ बात है। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉट मार्केट नेगेटिव हुआ था, ये स्पॉट मार्केट है। देखो सर सीरीज क्या है, इक्विटी, ठीक है, ये एनएसई के साइड से ही लिया गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको डेरिवेटिव में लेके चलता हूं, मतलब क्या हो रहा है सर, स्पॉट मार्केट से आप फ्यूचर को डिराइव कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर, ठीक है, स्पॉट के ऊपर बेस करके फ्यूचर डिराइव करना। तो यहाँ पर 2362.35 स्पॉट मार्केट में है, ये नेगेटिव गया है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाया था लास्ट वीक। इसी को कॉपी करके अब डायरेक्शनल व्यू देखो टीसीएस का, टीसीएस फ्यूचर में आ जाओ, लुक एट सर, ये टीसीएस इंडेक्स है, मतलब डेरिवेटिव है, मतलब फ्यूचर है। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या लिखा है, स्टॉक फ्यूचर्स, स्पॉट मार्केट नहीं सर, दिस इज अ फ्यूचर मार्केट। वो नेगेटिव हुआ है ना, ये देखो ये भी नेगेटिव होगा 2374.90। एक्सपायरी कब है इसका, 24 दिसंबर 2014 को। तो स्पॉट के बेसिस में ये नेगेटिव हो गया, स्पॉट नेगेटिव जाएगा तो फ्यूचर भी नेगेटिव जाएगा। अब मैंने ये चीज तो समझाया था आप लोगों को लास्ट वीक, लेकिन इसका 3 पॉसिबल सिनेरियोस के बारे में मैंने नहीं बोला था कि क्या खेल था, मैं आपको बताता हूँ। चलो लॉट में खरीदना पड़ता है, ये भी मैंने लास्ट वीक बता के रखा, प्लीज मस्ट गो थ्रू लास्ट वीक क्लास, ठीक है। कि ये जो फ्यूचर मार्केट है यहाँ पर एक शेयर से काम नहीं बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर। प्रेजेंट मार्केट में आप एक शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, आपका मन हुआ आप एक ही टीसीएस का शेयर खरीद सकते हो, लेकिन फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई 1-2 शेयर में काम नहीं बनता सर, इसीलिए ये हाई रिस्क एरिया है। देखो सर कितना लॉट बोला है, 125, एक लॉट में 125 शेयर होगा, आपको बात समझ में आ रहा है? तो 125 शेयर्स 2374 में परचेस करना था। हेलो सर कैसे, मतलब ये समझे नहीं। मतलब बेसिकली क्या होता है, यही चीज मैं लास्ट वीक समझाया था, थोड़ा डिटेल्स में ही बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो फिर से एक बार बता देते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। लास्ट वीक भी मैं ये चीज रिपीट किया था, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चलो काफी सारा अंदरूनी मैटर है सर,
इंटरनल मैटर है जो मुझे एक बार बता देना चाहिए। ठीक है, देखो 15 दिसंबर 2014 का खेल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 15 दिसंबर 2014, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, a leading Indian software company, had investors meet wherein TCS management announced that they are cautious about the revenue growth of the December quarter. The markets do not like such cautious statements, especially from the company's management. After this statement, the market reacted to it, and as we can see, TCS का spot market धड़ाक से गिर के 3.61% में नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डेरिवेटिव मार्केट की तरफ लेके जा रहे हैं सर। ठीक है, ये स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस में। अब जैसे जैसे मैं आगे आगे आपको डेरिवेटिव में लेके चल रहा हूँ कि क्या हो सकता है पॉसिबल सिनेरियोस, थोड़ा सा 15-20 मिनट सुनो। एज ए ट्रेडर आई बिलीव दैट TCS स्टॉक प्राइस रिएक्शन टू द मैनेजमेंट स्टेटमेंट इज एग्जैगरेटेड। मतलब मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी TCS का मैनेजमेंट ने बोला वो एग्जैगरेटेड है, और हियर इज माय रैशनल। अब इसमें मैं एज ए ट्रेडर अपना लॉजिक लगाऊंगा। सर मेरा लॉजिक आपका लॉजिक अलग हो सकता है, ठीक है, बिकॉज सबका अलग अलग मार्केट परसेप्शन है। सो इफ यू फॉलो TCS, अगर आप TCS को रेगुलर ट्रैक करते हो और एनी इंडियन IT सेक्टर कंपनी इन जनरल, you will know that December is usually a lackluster month for the Indian IT companies because December is the financial year end in the US and the biggest market for Indian IT companies. भारत में जो IT सेक्टर्स है ये बेसिकली US में ही अपना BPO और KPO सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो ऑटोमेटिकली जैसे दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड है, छुट्टी का भी टाइम है, तो ऑटोमेटिकली इनका बिजनेस IT सेक्टर्स मतलब TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जेनपैक, जो भी इंडियन कंपनीज है जो US में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। ये जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है इंडियन IT सेक्टर के रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली आएगा। दिस इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन एंड फैक्टर्ड इन द मार्केट, हेंस आई बिलीव द स्टॉक सिंकिंग बाय 3.6% is unwarranted. I also feel this could be an opportunity to buy TCS as I believe the stock price will eventually go up. मतलब ये जो मार्केट अभी डाउन हुआ है ना सर, ये मार्केट डाउन जो हुआ है ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ये मार्केट बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि दिसंबर खत्म होगा तो मार्केट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, बिजनेस वापस आ जाएगा। ये मेरा व्यू है, ये मेरा व्यू है। नोटिस, बेस्ड ऑन माय थॉट्स, दिस इज माय थॉट्स व्हिच आई परसीव एज रैशनल, जो मुझे लगता है ठीक है, लॉजिकल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपको लग सकता है कि दिसंबर के बाद जनवरी में भी मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगा, ठीक है, स्पॉट मार्केट, तो आपका भी परसेप्शन अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन ये मेरा सोच है एज पर द मार्केट सिनेरियो, मैंने ऐसा सोचा। तो मुझे एक डायरेक्शनल व्यू डेवलप हुआ। हेलो, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर। कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, मेरे को उसका एक डायरेक्शनल व्यू पता चला, ये मेरा परसेप्शन है। हाँ। आपको और भी कुछ खबर मिल सकता है, आपके लिए और भी कुछ परसेप्शन हो सकता है, बट दिस इज माय परसेप्शन एज पर माय एनालिसिस, जो एक अपने हिसाब से लॉजिक तो है, बट इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है जो परसेप्शन अलग भी हो सकता है। लेकिन मेरे डायरेक्शनल व्यू पे मैं एसेट्स के बारे में क्या सोच रहा हूं, ये बहुत बड़ा बात है। तो मैंने TCS के बारे में क्या सोच रहा, ठीक है, तो एसेट प्राइस क्या है TCS का, मतलब डायरेक्शनल व्यू ऑन द एसेट प्राइस TCS, आई बिलीव TCS का अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब जो TCS का प्रेजेंट स्टॉक है, स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज। ये बात मैं 2015 के हिसाब से बता रहा हूँ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम माय एनालिसिस, इन अदर वर्ड्स आई एम बुलिश अबाउट TCS। तो मेरे हिसाब से मैं TCS के बारे में क्या हूँ, बुलिश हूँ, बुलिश, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैंने एक मतलब वो नीचे जाएगा? नीचे नहीं, बुलिश मतलब ऊपर जाएगा। अच्छा। जब आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करोगे ना, आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। बुल वर्सेस बियर, बुल मतलब हमेशा ऊपर जाता है, बियर मतलब हमेशा नीचे जाता है। मैं लास्ट दिन भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। ये देखो सर, सांड का कैरेक्टर होता है, वो अपने सींगों को क्या करते हैं, हाँ, हॉर्न को क्या करता है, ऊपर की तरफ दिखाते हैं, है ना। और जो भालू होते हैं उसका फेस हमेशा नीचे की तरफ होता है इन जनरल। तो बियर मार्केट मतलब मार्केट नेगेटिव होगा तो मार्केट बियर को दिखाते हैं, और मार्केट पॉजिटिव होगा तो बुल को दिखाते हैं। ये परसेप्शन है, बात समझ में आया? हाँ सर। सर ये दो एनिमल को क्यों लिया है? सर इनका कैरेक्टर के साथ सूट करता है ना। अच्छा। भालू नीचे की तरफ देखता है इसीलिए, हाँ। और बुल हमेशा सर उठा के पर अपना हॉर्न को सामने की तरफ बढ़ाता है।
ये मार्केट ने डिसाइड किया, बहुत सारा इतिहास है इसका, ठीक है। तो ये सब बात अभी करने बैठे तो इतिहास ही होगा, बट इनके कैरेक्टर के साथ सूट तो करता है ना, ये तो क्लियर है आपको। हाँ सर। यही रीजन है इनको, जब मार्केट में पॉजिटिविटी दिखता है तो वो बुल मार्केट को बताते हैं, जब मार्केट में नेगेटिव दिखता है तो वो बियर मार्केट को बताते हैं। जैसे मैंने करेंटली जो एग्जांपल फॉर्म किया टीसीएस का, उसमें मैं बुल हूँ कि बियर हूँ, बोलो मेरा परसेप्शन में मैं बुल हूँ कि बियर हूँ मार्केट के बारे में, टीसीएस में बुल। बुल हूँ सर, ठीक है। मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस जो चल रहा है टीसीएस का वो सस्ता चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में इसका गेन आएगा, ठीक है, बिकॉज यूएस छुट्टी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बुल मार्केट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग टीसीएस शेयर्स इन स्पॉट मार्केट, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्पॉट मार्केट में टीसीएस को बाई नहीं करूंगा, तो रेगुलर मार्केट में मैं टीसीएस को बाई ना करके मैं इसको फ्यूचर मार्केट में बाई करूंगा, बिकॉज मेरा परसेप्शन काफी पॉजिटिव है। आई डिस्कस, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से टीसीएस फ्यूचर में बात करूंगा। हैविंग डिसाइड टू बाय फ्यूचर्स, ऑल आई नीड टू सी इज द प्राइस एट व्हिच टीसीएस फ्यूचर इज ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टीसीएस का फ्यूचर क्या दाम में ट्रेड कर रहा है। तो चलो देखते हैं इस एग्जांपल में। द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आर रेडीली अवेलेबल ऑन द एनएसई वेबसाइट। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आपको एनएसई वेबसाइट या बीएसई वेबसाइट में पता चल जाएगा। इन फैक्ट द लिंक टू गेट डिटेल्स ऑफ टीसीएस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ऑन द स्पॉट मार्केट कोड्स, जो मैंने अभी हाईलाइट किया था। Recall the future price should always mimic the spot price. Point to be noted. फ्यूचर प्राइस हमेशा स्पॉट मार्केट को मिमिक करता है, मतलब अगर स्पॉट मार्केट पॉजिटिव है तो फ्यूचर मार्केट भी पॉजिटिव होगा, स्पॉट मार्केट नेगेटिव है तो फ्यूचर मार्केट भी नेगेटिव होगा। ये बात याद रखिएगा, डिफरेंस जरूर रहेगा प्राइस में, बट होता है, ठीक है। द फ्यूचर प्राइस शुड आल्सो गो डाउन। हियर इज अ स्नैपशॉट फ्रॉम एनएसई वेबसाइट टीसीएस फ्यूचर प्राइस। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले स्पॉट प्राइस देखा था ना टीसीएस का, हाँ सर, जो नेगेटिव हुआ है ये फ्यूचर मार्केट है, जो देखो नेगेटिव हुआ है, लेकिन प्राइस सेम नहीं है, प्राइस में फर्क है। वो बेसिकली कैलकुलेशन के कारण होता है। वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब स्पॉट मार्केट नेगेटिव जाएगा फ्यूचर मार्केट भी नेगेटिव होगा। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर। तो मैं ये रिपीट ही कर रहा हूँ लास्ट क्लास को। As expected, the future price has mimicked the spot price and therefore TCS future is also down by 3.77%. अब इस पॉइंट में आपके मन में दो सवाल आ गया हो। TCS in the spot market is down by 3.61%. However, TCS future कितना डाउन है 3.77%. ये डिफरेंस क्यों है? ये बेसिकली अच्छा स्पॉट प्राइस में भी डिफरेंस है। TCS का स्पॉट मार्केट चल रहा था उन दिनों 2362, ये अभी और भी ज्यादा चल रहा है TCS, ये 2015 का बात कर रहा हूँ। उन दिनों टीसीएस का स्पॉट प्राइस चल रहा था 2362 और फ्यूचर प्राइस चल रहा था 2374। सो व्हाई द डिफरेंस इज बेसिकली इसके पीछे कुछ प्राइसिंग फार्मूला काम करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह में धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है जो स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अब आगे देखो सर, ये जो आर्बिट्रेज का काम होता है ना, वहां पर भी प्रेजेंट मार्केट में खरीद के फ्यूचर में बेचना ये सब चलता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज करता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे आगे म्यूचुअल फंड में मैंने ऐसे भी समझाया कुछ दिन पहले कि किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी प्रेजेंट मार्केट में खरीद के फ्यूचर में बेचता है या फ्यूचर में खरीद के प्रेजेंट में बेचता है, ठीक है। ये भी आर्बिट्रेज का ये काम होता है। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस में भी लोगों को प्रॉफिट होता है। समझ रहे सर बात? हाँ, ये 2362 और 2374 जो डिफरेंस है ये भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेज है, अभी मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन आपको बस अभी फ्यूचर में बताना चाहता हूँ। तो देखो, अच्छा अभी आप टीसीएस का फ्यूचर खरीदने जा रहे हो सर, क्या खरीदने जा रहे हो? 15 दिसंबर को फ्यूचर। फ्यूचर खरीदने जा रहे हो। इसका एक्सपायरी कब है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर, ठीक है सर। तो 7 दिन का 7 8 10 दिन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब आगे फटाफट देखो, आपका अंडरलाइन वैल्यू क्या है जो स्पॉट मार्केट में चल रहा है? सर स्पॉट मार्केट में तो थोड़ा कम था, ज्यादा कैसे हो गया? सर मार्केट जब लाइव मार्केट में चेंज हो जाता है ना, तो उसी का असर यहाँ दिखता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा ना कि स्पॉट मार्केट में डेटा जो था वो 2362 था, है ना? 2362 था ना स्पॉट में, अभी जो स्क्रीनशॉट लिया था हम लोगों ने दिखा था। लेकिन जब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 2359 है। मतलब बात करते करते
और जब स्क्रीनशॉट लेते लेते ये और नीचे गिर गया। आप समझ रहे बात? नहीं समझे? हेलो, हाँ सर। 2362 से जब 2-3 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट लेके करते करते और नीचे आ गया, ठीक है, वो मार्केट जब लाइव चलता है ना ऐसा होता है। अब मार्केट लॉट कितना है इसका? 125। आपको मिनिमम 125 शेयर लेना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको कम से कम 125 का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का प्रोबेबल सिनारियो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में ना, अब इसको ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। चाणक्य का जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसी हिसाब से दिमाग में रखो, आपको देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई कुछ कहना चाह रहे क्या? सोइको सुमित, एनी क्वेश्चन क्या? ना ना दादा। ओके, ठीक है। सुन ले सर, ये रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे देखो वहां पर पहुंच जाएंगे जहां हम लोगों को कंक्लूजन निकल जाएगा। फटाफट सुन लो 10-15 मिनट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, जो बॉक्स हाईलाइटेड था इसमें हम लोग कुछ चीजें देखे। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो आपको कुछ चीज एश्योर करना है, ठीक है। अपने को क्या करना है? स्टॉक का इंस्ट्रूमेंट टाइप देखो, फ्यूचर है सर। अगर ये स्पॉट होगा तो स्पॉट दिखेगा, मतलब वो सिंपल इक्विटी दिखेगा, तो ये फ्यूचर है। तो हम लोग को फ्यूचर मार्केट ही समझना है अभी, तो फ्यूचर खरीदना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंबल है टीसीएस का, दूसरा कंपनियों का तो दूसरा सिंबल आएगा। एक्सपायरी डेट, प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। अंडरलाइंग वैल्यू का प्राइस क्या चल रहा है, मतलब स्पॉट मार्केट में, और कितना लॉट आपको लेना है। ये आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कभी भी कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको जरूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी आगे आगे जब आपको मैं ऑप्शन मार्केट बताऊंगा तब ऑप्शन सिखाऊंगा, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है हर चीज एक साथ दिमाग में मत खिलाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर है, सिंबल टीसीएस है, एक्सपायरी डेट 24 दिसंबर को होगा। अब you may be interested to know that all derivative contracts in India expire on the last Thursday of the month. Point to be noted ना। तो ये आगे आगे चर्चा करूंगा कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में कैसे हर मतलब डेरिवेटिव एक्सपायर हो जाता है। अब आगे देखो सर, हमारे लिए टीसीएस फ्यूचर परचेस करने के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट मैटर था? कि अंडरलाइन, 125 प्लॉट ले। वेरी गुड सर। सबसे पहले तो अंडरलाइंग वैल्यू, this is the same as the price at which underlying trading in the spot market. You know TCS was trading 2362, है ना, लेकिन जब स्क्रीनशॉट लेते लेते स्नैपशॉट लेते लेते थोड़ा सा नीचे आके 2359 दिखा रहा है, नीचे गिर गया, ठीक है। तो अंडरलाइंग वैल्यू 2359 या 2362 जो आपको ठीक लगे आप समझ सकते हो। मार्केट लॉट कितना लेना है आपको, लॉट साइज में होता है, ठीक है। ये सब लॉट छोड़ के काम नहीं करता। प्रेजेंट मार्केट में लॉट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, प्रेजेंट मार्केट में सिर्फ आईपीओ के टाइम पे लेना पड़ता है, लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग में कोई लॉट का सिस्टम नहीं है। आप अपने मर्जी से लॉट बना के कर सकते हो, आप 1 शेयर से लेके 100 शेयर 1000 शेयर तक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और भी जितना मर्जी मोटा मोटी अवेलेबल रहेगा कंपनी के पास, कंपनी आपको ट्रेड करने का मौका देता है। रिमेंबर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, द पैरामीटर्स आर प्रीफिक्स्ड, लॉट साइज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी नीड टू बाय और सेल इफ यू विश टू एग्री, ये सब प्रीफिक्स्ड होते हैं, ठीक है। कि इतना लॉट में करना है नहीं करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? एक्सचेंज डिसाइड करेगा, एनएसई बीएसई डिसाइड करेगा। तो हमारे केस में टीसीएस फ्यूचर कितना है? 125, व्हिच मींस मिनिमम 125 शेयर्स हैव टू बी ट्रांजैक्टेड विद व्हाइल ट्रेडिंग द टीसीएस फ्यूचर। जब आप टीसीएस फ्यूचर में ट्रेड करोगे आपको कम से कम 125 शेयर्स परचेज करना है। इतना क्लियर है सर? सर 125 शेयर्स क्या हमेशा परचेज करना नहीं पड़ेगा कि नहीं पहली नहीं बार? नहीं, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, अच्छा। कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। ये केस जब बना था, ये केस में 125 चल रहा था, ठीक है। अब जब अब आज के रेट में करने जाओगे तो अलग हो सकता है, ठीक है। आगे आगे दिखाता हूँ और भी कंपनीज का डेटा आएगा, ठीक है। ये एनएसई डिसाइड करता है, ठीक है, कि 10 शेयर लेना है कि 12 शेयर लेना है कि 25 शेयर लेना है कि 125 शेयर लेना है, ये लॉट एक्सचेंज डिसाइड करता है, ठीक अच्छा, है। कि उससे कम कितना, हम लोग नहीं ले सकते हैं? नहीं, मिनिमम लॉट तो लेना ही पड़ेगा। एक लॉट के बाद फिर सेकेंड लॉट लेना पड़ेगा, तो 250 हो जाएगा, बीच वाला कुछ नहीं चलता है, ठीक है। आगे बढ़े हाँ। सर। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिस्कशंस किया,
which is lot size multiplied by the future price. We can now calculate contract value. अब TCS contract future contract में आप जो contract कर रहे हो कितना value हो जाएगा सर? Lot size और price of future. Future price जितना चल रहा है that is 2374.90 और 125. जैसे अभी टाटा स्टील में मैंने आपको दिखाया ना, अभी आपको मैंने टाटा स्टील में दिखाया ना। हाँ सर। ये थोड़ा सा ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखो टाटा स्टील में, ये देखो कितना क्वांटिटी बता रहे सर, 17,000। वॉल्यूम फ्रीज कर दिया, ठीक है, ये अभी जरूरी नहीं है, छोड़ो। 26 मई को एक्सपायर है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 30 जून का है, ठीक है, टाटा स्टील का। प्राइस कितना चल रहा है इसका करेंटली? लास्ट प्राइस 975.95, ठीक है। लास्ट प्राइस जो चल रहा है इसका फ्यूचर प्राइस है 975.95। तो आप इतने दाम पे परचेस कर सकते हो। अगर आप अपना कोई दाम देना चाहते हो तो आप जहां पर परचेस करोगे ना, जैसे आज के डेट में आप कोई भी ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है, लाइक मोतीलाल, फिर आपका क्या बोलते हैं जीरोधा, आप स्टॉक्स, ये सब कंपनी के थ्रू से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और एनएससी में आप इसको एनालिसिस करने के लिए देख सकते हो। तो ये प्राइस है बेसिकली, ठीक है। ये लास्ट में मार्केट बाद में दिखा दूंगा आपको, नो इशू सर, ठीक है। आप धीरे पहले समझ लो कि होता क्या है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आया? हेलो स्वीकौत, सुमित, आ रहा है सर। आ रहा है? ईशा कट के जा रहे हैं, कितना कट रहा है? প্রচন্ড ফ্ল্যাকচুয়েট হচ্ছে। সৈকত আওয়াজ আসছে? একদম ক্লিয়ার আছে, একদম ক্লিয়ার। तो फिर जिन लोगों का नहीं आ रहा उनका नेटवर्क इशू होगा। प्रिया को मेरा आवाज क्लियर है? यस सर। ईशा को मेरा आवाज क्लियर नहीं है? हाँ ईशा बोलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ ईशा आवाज आ रहा है क्या? बाकी सबको तो आ रहा है। सुमित को आ रहा है मेरा आवाज? হ্যাঁ দাদা। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है रिज्वाइन करो सर एक बार। साउंड प्रॉब्लम है तो एक बार रिज्वाइन करके देखो। ये सभी आ रहा है क्या? हाँ सर अब आ रहा है। और जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है। फिर वो कभी कभी नेटवर्क में कुछ फ्लक्चुएशन होने से ऐसा हो सकता है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम है एक बार रिज्वाइन कर लेना, ठीक है सर। चलो फटाफट 10 मिनट देखो, नेक्स्ट क्लास है फिर से मेरा, तो आप लोगों में जितना हो सकता है अभी समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा तो फिर कितना लॉट हो गया हमारा? 125 लॉट, और अंडर किस दाम में खरीदना है? मार्केट प्राइस में, ठीक है। मार्केट फ्यूचर प्राइस का जो मार्केट प्राइस चल रहा है तो 2374.9, ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा सर? वो इंटू दोनों करके, का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा। थैंक यू प्रिया, थैंक यू, ठीक है। तो 2,96,862, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये सब, ठीक है, ये सब चीज लास्ट वीक भी समझा के रखा दूसरे चैप्टर्स में, मतलब इसका इसी का पहले इंट्रोडक्शन में। अच्छा तो 2962, बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस टीसीएस फ्यूचर ट्रेड, लेट अस क्विकली लुक एट अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप सिमिलरली एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर को देखते हो, उसका भी ऐसा ही दिखेगा आपको। देखो सर, फ्यूचर प्राइस 308 है, बट ये पॉजिटिव में दिख रहा है, बिकॉज हो सकता है कि इसका अंडरलाइन जो वो पॉजिटिव है। प्रेजेंट वैल्यू हाँ 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 ठीक है, अंडरलाइन पॉजिटिव है तभी ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। मार्केट लॉट देखो 1250। सर इसका मतलब क्या बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो मार्केट जो फ्लक्चुएटेड होता है
वो क्या बाइंग और सेलिंग सेल के टाइम मतलब जो कब कौन कितना प्राइस में खरीद रहा है कितना प्राइस में सेल कर रहा है उसके डिपेंड करके मार्केट फ्लक्चुएट होता है क्या? मार्केट फ्लक्चुएट करता है बेसिकली बाइंग सेलिंग पे, ठीक है, कौन कितना बाई कर रहा है सेल कर रहा है उसी की बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉफिट लॉस मैंने बताया नहीं, ठीक है, कि कैसे प्रॉफिट होगा कैसे लॉस होगा वो तो सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ ये जो फ्लक्चुएशन होता है ऑब्वियसली मार्केट ट्रेडिंग पे होता है कि एक एट ए टाइम में बहुत सारे लोग बाई कर रहे हैं बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मार्केट डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई कम रहता है तो दाम बढ़ जाएगा, जब मार्केट डिमांड लो है सप्लाई ज्यादा है तो दाम कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, इकोनॉमिक्स का हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिमांड हाई सप्लाई लो, जल्दी बोलो। प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? प्राइस बढ़ेगा। बढ़ेगा, इट विल ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करेगा। Please. उल्टा सोचो, डिमांड लो है सप्लाई हाई है, डिमांड लो है सप्लाई हाई है, प्राइस विल डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज करेगा क्योंकि इतना डिमांड जो है मार्केट में और सप्लाई उससे ज्यादा है, प्राइस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन चीज काम करता है अप एंड डाउन में, और भी काफी सारा पैरामीटर्स होते हैं बट ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है, वन ऑफ द सिंपल रीजन है मार्केट अप एंड डाउन का। ये बैकग्राउंड में होता है बेसिकली, आपको इसको लेके ज्यादा चिंता करने का विषय है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों अप एंड डाउन होता है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लास बार बार बोल रहा हूँ, हाँ सर, ये सभी बात बेसिक्स का है। ठीक है। अच्छा, अब देखो सर, चाहे आप टीसीएस खरीदना फ्यूचर खरीदना चाहो चाहे एसबीआई फ्यूचर खरीदना चाहो, अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, ऑब्वियसली कंपनी का फ्यूचर्स, कोई इंडेक्स फ्यूचर्स भी डायरेक्ट परचेस करता है लाइक निफ्टी सेंसेक्स ये सब में भी काम होता है। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट में और भी होता है, जैसे इक्विटी होता है वैसा करेंसी होता है, ठीक है, वैसा कमोडिटी भी होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में काम करेगा लेकिन अपना अपना फंडा है। एसबीआई फ्यूचर प्राइस, how does SBI future price compare with spot price, what is the expiry date of the future contract and what are the lot size and the contract value of the SBI futures, these are the very common question एक फ्यूचर ट्रेडर के मन में होना चाहिए, ठीक है, these are the common question। अब बात आता है फ्यूचर ट्रेड का, फिर से टीसीएस फ्यूचर ट्रेड में आ जाते हैं। द आइडिया इज टू बाई ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज आई एक्सपेक्ट टीसीएस प्राइस गो अप, मेरा परसेप्शन था टीसीएस बढ़ेगा, price at which I would buy TCS future is 2374.9 per share। Remember, minimum number कितना खरीदना है 125। Minimum number of share is also colloquially called one lot। क्या बोलते हैं उसको, एक लॉट भी कहा जाता है। So how do we buy future contract? This is quite simple, we can call our broker and ask him to buy one lot of TCS future। ठीक है, मोतीलाल पे जाओ, ज़रोदा पे जाओ, कॉल करने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से बैठ के कर सकते हो, इसीलिए सबको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो। तो सुमित का है आई नो, प्रिया, ईशा, सोइकॉत, स्टार्ट योर ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर नहीं तो कम से कम फ्यूचर में ज्यादा अमाउंट का बात है, जब नॉलेज हो जाएगा तब करना, लेकिन स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू कर देना, ठीक है। मेरे को बताना, ठीक मैं है धीरे सर। धीरे कैसे कैसे अकाउंट ओपन करना है मैं सब बता दूंगा, ठीक है। मेरे ही स्टूडेंट लोग हैं, अलग अलग कंपनी से कनेक्टेड है, आप उनसे बात करके कर लें, ठीक ठीक है। है। सो हाउ डू वी बाई द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज क्वाइट सिंपल, ब्रोकर के साथ हो जाता है, ट्रेडिंग टर्मिनल या फिर कॉल करके। एडवाइजर लेके कल करना चाहोगे तो एडवाइजर ही मिलेगा, ठीक है। एडवाइजर लेने से ऑब्वियसली कंपनी थोड़ा ज्यादा चार्ज लेता है, अगर आप खुद से टर्मिनल यूज करके करना चाहते हो तो टर्मिनल में कंपनी वेबसाइट दे देगा, आप वेबसाइट में बैठे बैठे करते रहना, ठीक है। जैसे आप लोग नॉलेज ले रहे हो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हेल्प लेके भी करना चाहोगे तो एडवाइजरी जैसे मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे कंपनी एडवाइजर प्रोवाइड करता है। आई प्रेफर टू प्लेस ट्रेड्स माई सेल्फ थ्रू द ट्रेडिंग टर्मिनल, तो मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू से जाना। इफ यू आर न्यू टू द ट्रेडिंग टर्मिनल आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू चैप्टर ऑफ ट्रेडिंग टर्मिनल, जब मैं ट्रेडिंग टर्मिनल कराऊंगा, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके बेसिकली किस तरह से ट्रेड कर सकते हो वो टर्मिनल में जाके देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सर आपको मार्जिन वैलिडेशन करना होगा। सर व्हाट इज मार्जिन,
सर मार्जिन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में जाने के से पहले आपको कुछ मार्जिन जमा करना होगा। Whenever we enter into future agreement, we need to deposit a margin amount, short of a token advance, token money जैसे बोल सकते हो, which is simply a percentage of the contract value। जैसे हम लोग का 2 लाख 3 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? 2,96,000 का। सर मतलब बुक करना। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बुक करना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्लास में टर्मिनल दिखा के बताऊंगा आपको कि कैसे बुक करना होता है, डोंट वरी। तो whenever we enter into a future agreement, we need to deposit a margin amount, जिसको टोकन एडवांस भी बोल सकते हैं, सिंपली परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। 2,96,000 का कुछ परसेंटेज अमाउंट वहां पर जो ब्रोकिंग कंपनी होगा ना, वो मेंशन कर देते कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए आपको इतना परसेंटेज टोकन जमा करना होगा, मिनिमम 5-10% जमा करना होता है, ठीक है। मार्जिन के बारे में आगे आगे चर्चा होगा सर, सो डोंट वरी। मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होता है नहीं होता है, दीज आर ए वेरी डिटेल्स डिस्कशंस, सो डोंट वरी, डिस्कस होगा। तो ये बेसिकली एक परसेंटेज होता है, तो 10% होगा तो मे बी 30,000 40,000, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये सब ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से होता है, ब्रोकिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रहेगा और ट्रेडिंग अकाउंट से काट लिया जाएगा। सेकेंड काम जो ब्रोकर आपको करेगा एनएससी या बीएससी के थ्रू से, ठीक है। एनएससी और बीएससी के पास क्या होता है, कस्टमर्स होते हैं। ब्रोकर क्या करेगा, वो कस्टमर आपको ढूंढ के देगा। अगर आपको बाई करना है तो सेलर ढूंढ के देगा, अगर आप बायर बनोगे तो आपको सेलर से मिलाएगा, अगर आप सेलर बनोगे तो आपको बायर से मिलाएगा, सिंपल बात है। तो इसको बोलते हैं सर काउंटर पार्टी सर्च। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर पार्टी सर्च। काउंटर पार्टी सर्च, ठीक है। फिर आता है साइन ऑफ, वन स्टेप वन एंड थ्रू दी मार्जिन वैलिडेशन एंड फाइंडिंग द काउंटर पार्टी। ये दोनों जैसे ही हो जाए, द बायर एंड सेलर डिजिटली साइन द फ्यूचर एग्रीमेंट। This is mainly a symbolic process. By agreeing to buy or sell the future agreement, one gives the other consent to honor the contract specification. Particular date में आप उसको ऑनर करोगे। ऑनर करना मतलब, ऑनर करना मतलब क्या करना? अरे परफॉर्म लेंगे। करना। हाँ लेंगे, लेंगे या देंगे, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि भाई 125 शेयर 23 समथिंग 74 में परचेस करना है तो वो परचेस करेगा, और जो बोला कि मैं सेल करूंगा, देखो भाई आप अगर बाई करना चाहते हो तो कोई तो होगा जो सेल करेगा आपको, ठीक है, किसी के पास है ये कंपनी के शेयर, तो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और ये देखने का काम एक्सचेंज का है, ठीक है, और ब्रोकर का है। आप डायरेक्टली एक्सचेंज में नहीं जा सकते, आप एनएससी या बीएससी के ऑफिस में जाके नहीं कर सकते, आपको ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। भारत में रजिस्टर्ड ब्रोकर 150-200 रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज लाइक, मैं आपको नाम भी बोला कुछ, मोतीलाल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब इनके थ्रू से ही आपको जाना पड़ेगा। और आपने जो मार्जिन जमा करना है ना, जैसे 2,96,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर मैं सिंपल मानता हूँ कि इसका 10% वो दिखा देगा आपको, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपको मार्जिन शो करेगा, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके, तो वो 10% आपका ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही साइन ऑफ हो जाएगा, रिक्वायर्ड मार्जिन इज ब्लॉक्ड इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट के साथ ही ओपन किया जाता है। जब भी आप डीमैट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही ओपन हो जाएगा। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए बैलेंस होते हैं जो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करोगे, सिंपल प्रोसेस है। वी कैनॉट यूज द ब्लॉक मार्जिन। और ये तो 2,96,000 का 10%, से फॉर एग्जाम्पल 29,600 समथिंग, ठीक है, ये ब्लॉक कर देगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस है उसमें से 29,600 ब्लॉक हो जाएगा। ये तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। इतना समझ में आ गया सर? हाँ सर। With the completion of these 4 steps, I now own one lot of TCS futures contract. You may be surprised to know in the real market all the above mentioned steps few seconds में होता है। इतना सारा steps seconds में होता है, second में, ठीक है। अब कुछ critical question, what does it mean by now I own one lot of TCS future? Well, it simply means purchasing TCS futures on 15 December 2014. I have digitally agreed with a certain counterparty agreeing to buy 125 TCS shares from me, ठीक है। आई हैव डिजिटली एग्रीड विद अ सर्टेन काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, वो ब्रोकर देखेगा और एक्सचेंज देखेगा, वो एनएससी का काम है, ब्रोकर का काम है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यही तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशलिटी है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में
ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये इतना ऑर्गेनाइज चलता है कि सेलर कौन है वो आपको जानने का जरूरत नहीं है, बट सेलर से आपको जरूर मिलेगा, जो वैलिड सेलर होगा वो देखने का काम एक्सचेंज का और ब्रोकर का है, रजिस्टर्ड ब्रोकर, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर। सो द फ्यूचर एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड काउंटर पार्टी कब एक्सपायर होगा? 24 दिसंबर को। कब चालू कर रहे हैं? 15 दिसंबर को। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का होता है, मैक्स से मैक्स 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा। मेरा सोच क्या था कि बढ़ेगा, अब पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकता है? आफ्टर एग्रीइंग 3 पॉसिबल सिनेरियोस कैन पुट ऑन 24 दिसंबर 2014। ध्यान से सुनना फटाफट। वी नो दैट दिस सिनेरियोस आर, चैप्टर 1 में हम लोग गोल्ड डीलर के केस में भी देखा था। सुमित सोइकॉत फटाफट सुन लो 10-15 मिनट। The price of TCS can go up, the price of TCS can come down, or the price of TCS could stay the same. हेलो, मैंने 2374 में बाई किया, इसका फ्यूचर में पॉजिटिव सोचा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब बुल भी हो सकता है, मे बी 2400 तक भी जा सकता है, मे बी 2300 में भी आ सकता है। यस और नो? यस सर। और अपने जगह में फ्लैट भी रह सकता है। यस और नो? हाँ। ये मार्केट है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें जीतता वही है जिसका मार्केट नॉलेज और प्रेडिक्शन पावर और फिलोसॉफिकल पावर बढ़िया रहता है। तुक्काबाजी से कभी जीतोगे उसका चांसेस बहुत कम, हारने का चांसेस ज्यादा, लेकिन नॉलेज के साथ करोगे तो मैक्सिमम टाइम जीतोगे। हाँ, हो सकता है कभी कभी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, एनालिसिस गलत भी हो सकता है। प्रेडिक्शन 30%, एनालिसिस 70%। समझ रहे प्रिया? ठीक है, प्रेडिक्शन 30%, एनालिसिस 70%। प्रिया आशीष, आवाज पाচ্ছিস? TCS स्टॉक प्राइस गोज अप बाय 24 दिसंबर। पहला सिनेरियो फटाफट देख लो। इन केस वेयर माय डायरेक्शनल व्यू ऑन TCS हैज कम ट्रू, मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ। 24 दिसंबर 2014 स्टॉक प्राइस ऑफ TCS गॉन अप फ्रॉम 2374 टू 2450 से फॉर एग्जांपल पर शेयर। बाय द इंक्रीज इन द स्पॉट प्राइस, ये स्पॉट प्राइस पे हुआ, द फ्यूचर प्राइस इज आल्सो इंक्रीज, है ना। तो मैंने शेयर को परचेस किया था 2374 में, 2374 में मैंने किया था, विच इज अ मच लोअर प्राइस कंपेयर। 2374 इज स्पॉट प्राइस ना? 2374 मैं फ्यूचर मार्केट में खरीदा था, ठीक है। स्पॉट में भी इसका प्राइस इंक्रीज किया और मैंने भी परचेस किया था फ्यूचर मार्केट में 2374 में पर शेयर, विच इज मच लोअर प्राइस कंपेयर टू व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो फिर मैंने कितना प्रॉफिट कर लिया? 75.1 पर शेयर, जिसको कैसे मिला? 2450 माइनस 2374। तो मैंने कितना शेयर खरीदा था? 125, 125 125 इंटू 75.1, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा 9 दिन में? 9300, 9387। हेलो, हाँ सर। सुमित सोइकॉत, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? समझ में आ रहा है? হ্যাঁ দাদা বুঝতে পারছি। The seller obviously incurs a loss as he जो सेल किया वो तो लॉस किया ना, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया और वो मेरे को कब बेच दिया था? 2374 में ही मेरे को बेच दिया था। समझ में आया सर? यस सर। हाँ सर। आप बायर थे, आप 2374 में 14 दिसंबर को ही नक्की कर दिया था, तो 24 दिसंबर आते आते प्राइस बढ़ गया, तो अब सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट में आपका प्रेडिक्शन सही रहा तो आपको 9378 का प्रॉफिट, लेकिन सेलर को लॉस, बिकॉज सेलर को इसलिए लॉस हो गया बिकॉज सेलर को क्या लगा था, सेलर का परसेप्शन क्या था कि दाम बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, तभी तो वो सेल कर दिया था।
तो उसने कितना लॉस किया 2374.9 पर शेयर इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू ओपन मार्केट एट मच हायर प्राइस पर शेयर। तो बायर गेन इज दिस सेलर्स लॉस, बायर का गेन मतलब सेलर का लॉस। ये पहला सिनेरियो है ना। टीसीएस स्टॉक प्राइस गोज डाउन बाय 24 दिसंबर, अब शेयर का दाम गिर गया। 2374 में आपने परचेस कर लिया था सेलर से, लेकिन 24 दिसंबर को 2300 में आ गया शेयर का दाम। अब शेयर का दाम बढ़ेगा कि घटेगा, इसके पीछे बहुत सारा फंडामेंटल रीजंस होते हैं। इसके लिए आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ये सीखने के लिए बोलूंगा। ये अलग कॉन्सेप्ट है सर, दाम बढ़ता क्यों है घटता क्यों है, इसके पीछे टेक्निकल एंड फंडामेंटल काम करता है, जिसमें मैं टेक्निकल का लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। फंडामेंटल आई ऑलरेडी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिसेंट, जो कोर्स खत्म हुआ, लेकिन जब लाइव स्टार्ट करूंगा आप तब भी कर सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो आप अभी से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके भी घर पे कर सकते हो, जैसे जिसका मर्जी रहेगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ सर जो भी पॉसिबल सिनेरियोज मेरे पास है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल में कल से लाइव स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और फंडामेंटल मतलब कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, कि कंपनी का फ्यूचर बढ़ेगा कि घटेगा, इसके ऊपर बात करता ही है, ठीक है। टेक्निकल डे टू डे मार्केट को बात बताता है, ठीक है। सिनेरियो देख लो, तो 2300 में गिरेगा तो आपका क्या हो गया, क्या हुआ जनाब अली, लॉस। 75 टका पर शेयर, कितना खरीदे थे 125, 75 करके 9375 का लॉस लेके घर जाओगे। और बायर का, सेलर का, सेलर का प्रेडिक्शन सही निकला, 9375 টাকা प्रॉफिट, प्रॉफिट लेके घर जाएगा, ठीक है। सर सर अगर आज सिनेरियो, इतना तक ही रहने दीजिए ना, हाँ आज हो गया, यही समझना है, इतना काफी हो गया नहीं सिनेरियो। हो गया, हो गया, मैं इतना ही ओके बता, ओके हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी टैक्स का क्लास है अभी। मैं तो तुम लोगों के लिए ही कंक्लूजन तक पहुंचने का कोशिश किया, क्योंकि मैंने लास्ट दिन का क्लास ही तो रिपीट कर दिया आज। आज तो मैंने लास्ट हाँ दिन का सर। क्लास ही रिपीट कर दिया, ठीक है। ये सब क्लास आप पिछला क्लास ओके देखोगे ना, आप पिछला क्लास देखोगे तो मैंने सब बात करके रखा था, बस मैंने ये जो सिनारियो है बस इसी को मैंने न्यू बोला, ठीक है। ओके बस आप, ओके थैंक यू सर। ओके सर। सर टीसीएस स्टॉक प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, 2374 में था, 2374 में ही रह गया, तो फिर neither the buyer nor the seller will benefit, hence there is no financial impact on either party। सर ये बीच में कांस्टेंट हो गया ना। हाँ ये कांस्टेंट हो गया, किसी को प्रॉफिट नहीं है किसी को लॉस में, मतलब बेसिकली बेकार हो गया। कुछ तो होना हाँ, चाहिए, जितने में खरीदे उतने में ही बेचे। हाँ कुछ कुछ बेकार हो गया, या तो प्रॉफिट हो जा भाई, या तो लॉस हो जा, है ना। सर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो बताएंगे, ठीक है। कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाता है मार्केट में, ठीक। उसको रिस्क को कैसे संभाला जाता है ये सब देखेंगे, फिर मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है सब बताएंगे, ठीक है। और फ्यूचर और ऑप्शंस का, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट में कुछ डिफरेंस है। फ्यूचर मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसको, उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है ऑप्शन मार्केट में, वो जब फ्यूचर मार्केट खत्म होगा उसके बाद ही आपको मैं ऑप्शन मार्केट बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सर जिन लोगों का पुराना क्लास इक्विटी डेरिवेटिव का बाकी है, 2-3 लेक्चर्स फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का, ये जो 2 लेक्चर्स आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया, हाँ सर। ठीक है। और जिनको डाउट है कुछ भी मन में, क्लास पहले देख लो अच्छे से, फिर कोई डाउट रहे तो आप मुझे बताओ, ठीक है। ठीक है बस सर। आज इतना ही है सर। नोट्स मैं सभी को शेयर कर लूंगा शाम तक या रात तक, ठीक है। फिर परसों मिलते हैं सर, ठीक है। मैं बोल देता हूँ सर, इक्विटी डेरिवेटिव मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और टेक्निकल एनालिसिस रहेगा वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। टेक्निकल का न्यू बैच कल से स्टार्ट करूंगा, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ठीक है सर, चलो फिर बाय, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय। बाय।